गांव का लड़का जब एकेडमी पहुंचा, किसी ने नहीं माना कि वह कुछ कर पाएगा। सबको लगा रोनिन तो बस पंचिंग बैग बनेगा, मगर जब उसे परखा गया, उसने तुरंत दिखा दिया कि असली बॉस कौन है। एक साधारण वुडन सोर्ड से उसने तीसरे साल के छात्र का स्पीयर तोड़ डाला और उसे नंगे हाथों से ऐसे पीटा मानो कोई मांस का टुकड़ा हो। अगर टीचर बीच में न आता तो रोनिन पूरा घमंडी सीनियर्स का झुंड पीट डालता। लेकिन असलियत ये है कि वह कोई साधारण गांव का लड़का नहीं था, वह रिग्रेसर था जिसने उन देवताओं से लड़ाई लड़ी थी जिन्होंने इस दुनिया पर आक्रमण किया था। खूनी युद्ध के बाद की तबाही में जब हर ओर लाशें पड़ी थीं, रोनिन ही आखिरी खड़ा दिखाई देता था। लेकिन लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई थी। जमीन पर अंतिम सांसें लेता हुआ एक मॉन्स्टर पड़ा था, एक विशालकाय जिसका नाम था आयुते। 20 दिन पहले यह 2 और साथियों के साथ आया था और पूरे किंगडम को तबाही में डुबो दिया। कोई नहीं जानता था कि ये क्यों आए थे, पर इनके कदमों से एम्पायर एक कब्रिस्तान में बदल गया। रोनिन को खींच होती है कि इतनी मौत और तबाही के बाद भी यह दानव जिंदा है, मगर आयुते कहता है कि उसकी मौत अब दूर नहीं। रोनिन सोचता है यही बेहतर है, क्योंकि उसके गिरे हुए साथी नर्क में उसका इंतजार कर रहे होंगे। वह याद करता है कि बाकी 2 जायंट्स कैसे गिरे थे। एक को एक हॉट टेम्पर्ड रेड ड्रैगन ने जलाकर राख कर दिया और दूसरे को बूढ़े लॉरहन ने सदा के लिए सील कर दिया। पर आयुते अब भी निडर था। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि मरते हुए भी उसके साथियों ने सैकड़ों को मार गिराया। वह रोनिन को चेतावनी देता है कि उसकी छोटी सी जीत टिकेगी नहीं। जल्द ही स्टारलाइट आएगा और पूरी दुनिया को मिटा देगा। रोनिन उसकी बकवास वहीं खत्म करता है और अंतिम वार में उसका सिर काट देता है। खून से सना रोनिन बिना पीछे देखे आगे बढ़ जाता है। उसके दिमाग में यादें कौंधती हैं। उसके साथी जो अब लाश बनकर पड़े थे, वह उन्हें फूल्स कहता है, क्योंकि पता होने के बावजूद भी वे आखिरी सांस तक लड़े। क्या सचमुच उन्हें लगता था कि वे मजबूत थे, बस इसलिए कि वह उनके साथ था? रोनिन सोचता है बेहतर होता अगर वे भाग जाते। वह एक गिरे हुए दोस्त की आंखें बंद करता है और कड़वाहट से भर जाता है। फिर अचानक उसे ख्याल आता है, क्यों सिर्फ उसका सोड औरा ही उन दैत्यों को काट पाया, और क्यों उसे ही हमेशा फ्रंट लाइन्स पर मरने भेजा गया? इन सवालों के बीच वह घुटनों पर गिरकर निराशा में डूब जाता है। तभी सन्नाटे को एक आवाज चीरती है, कोई है वहां? रोनिन चौंक जाता है। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि कोई और जिंदा होगा। वह आखिरी ताकत जुटाकर उठता है और आवाज की ओर बढ़ता है। उम्मीद करता है, मुस्कुराता भी है कि शायद उसकी ग्रैंड कमांडर अदशान अभी जिंदा है। मगर उसकी आंखें जब कमांडर के कटे हुए पैर पर पड़ती हैं तो उसकी दुनिया हिल जाती है। भय और पीड़ा उसे घेर लेते हैं। ग्रैंड कमांडर अदशन का चेहरा हालांकि शांत और अडिग रहता है। रोनिन के दिल को झकझोरते हुए भी वह बिना हिले डुले बोलती है, तुम भी देखो कॉर्पोरल, तुम्हारी हालत भी कोई बेहतर नहीं। मुझे मत जज करो। अपनी चोटों को दरकिनार करते हुए वह तुरंत असली सवाल करती है, क्या आयुते खत्म हुआ? रोनिन सिर झुकाकर हाँ करता है और बताता है कि जायंट का शरीर यहीं पास पड़ा है। अदशन की आंखों से आंसू निकल आते हैं और वह रोनिन को धन्यवाद देती है, क्योंकि उसने नामुमकिन लगने वाली चीज को हकीकत बना दिया। रोनिन कुछ पल चुप रहता है, उसकी बातों का बोझ दिल पर उतारता हुआ। तभी उसके भीतर एक विचार उठता है। वह इस मौके को पकड़कर कहता है कि उसके पास एक रिक्वेस्ट है, डिसिप्लिनरी सोल्जर्स की क्लीन अप के बारे में। नियमों के मुताबिक उन्हें छोड़ दिया जाता है या जला दिया जाता है, पर रोनिन चाहता है कि इस बार उन्हें सम्मान दिया जाए। लेडी उसे देखती है और कहती है कि उसे देखकर लगता है जैसे वह उससे भी ज्यादा जिंदा है। फिर कहती है कि वह चाहेगा तो खुद उनकी केयर करे। रोनिन विरोध करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक खून खांस देता है, मानो साबित करना चाहता हो कि उसकी हालत भी अच्छी नहीं है। फिर भी अदशान का मन नहीं बदलता। रोनिन कहता है कि वह किसी भी पल मर सकता है। इतने दिन बर्बाद करके अब ऐसे मर जाना उसे अन्याय लगता है। अदशान एक चट्टान के सहारे टिकते हुए पूछती है, अगर तुम बच गए तो क्या करोगे? रोनिन मुस्कुराता है और कहता है कि उसकी सूची लंबी है, लेकिन इस वक्त सिर्फ एक ख्याल आता है, एकेडमी में पढ़ाई करने का अनुभव कैसा होगा? ये सुनकर अदशान अचंभित हो जाती है। रोनिन मानता है कि जायंट के शब्द उसे परेशान कर रहे हैं, पर असल कारण उसकी दिवंगत बहन है, जिसने हमेशा चाहा कि वह एकेडमी जाए। अब उसे लगता है कि किस्मत उसके खिलाफ है और वह जल्द ही अपने परिवार से नर्क में मिलेगा। उसे सांत्वना देने के लिए अदशान कहती है कि जैसे ही बारिश
बारिश रुकेगी, सर्च पार्टी आ जाएगी। मगर रोनिन कहता है कि वह खोया हुआ मामला है, दिखावा करने का कोई मतलब नहीं। तभी हवा में कुछ बदलता है, बारिश अचानक थम जाती है। अगले ही पल जमीन बुरी तरह कांप उठती है। दोनों संतुलन खो देते हैं और तभी सामने एक दिव्य अस्तित्व प्रकट होता है। रोनिन की आंखें ऊपर उठती हैं, 8 पंख, और वह अकेला नहीं था बल्कि अपनी पूरी आर्मी के साथ आया था। रोनिन समझ ही नहीं पाता कि ये कहां से आ गए। ऐसा तो उसकी किसी योजना में नहीं था। अदाशन अविश्वास से देखती है। उसने सोचा था कि 3 जायंट्स के बाद सब खत्म होगा, लेकिन यहाँ खड़ा यह नया बल कल्पना से परे है। उसके भीतर सर्द सिहरन दौड़ जाती है। शायद अब इस दुनिया को बचाया नहीं जा सकता। अदाशान सुन्न पड़ने लगती है। रोनिन की आवाज कमांडर उसके कानों में धुंधली हो जाती है। कुछ सेकंड बाद वह उसे झकझोरकर वास्तविकता में खींचता है। वह कहता है, अपने आप पर काबू रखो, मुझे ऊपर भेजो, टेलीकिनेसिस या जो भी कर सकती हो। फिर उसे एहसास होता है कि उसकी तलवार इतनी दूर नहीं पहुंच सकती और हताशा चेहरे पर झलकती है। अदाशान उलझन में है। क्या वह मारने का इरादा नहीं रखता? शौक तब और गहरा होता है जब वह देखती है कि इस हालत में भी रोनिन लड़ाई की ठान चुका है। वह कहता है, अगर मौत तय है तो जाने से पहले इन हरामियों को पीठ ही दूं। ग्रैंड कमांडर स्तब्ध रह जाती है। फिर उसे एहसास होता है यही तो उसकी असली ताकत है, यही कारण है कि वे अब तक टिके हैं। उसकी आंखों में उम्मीद की हल्की किरण झलकती है। वह उसका कंधा पकड़ती है। रोनिन चिढ़कर कहता है, मैं व्यस्त हूं, पर उसे उम्मीद नहीं होती कि अब क्या होने वाला है। अचानक यह आयरन रोज उसके होंठों को छू लेती है और एक नीला ऑर्ब उसके मुंह में डाल देती है। रोनिन घबराकर पूछता है, तुमने क्या किया? अदाशान उसके कान के पास झुककर कुछ शब्द फुसफुसाती है जिन्हें वह पूरी तरह समझ नहीं पाता। वह जिद करता है कि समझाए, लेकिन वह बस पीछे हटती है और हल्की मुस्कान देती है। बड़ी शांति से कहती है, अगर हम फिर मिले तो प्रिंस चाम मुझे याद दिलाना कि कोई मूर्खता ना करूं और बस एक टेलर बन जाऊं। वह मुस्कुराती है और स्वीकारती है कि उसने बहुत कुछ किया है, पर कभी ऐसा नहीं। इसी बीच 8 पंखों वाला देवता गड़गड़ाती चोट के लिए हाथ उठाता है। वार बस इंचों की दूरी पर है। रोनिन तनिक भी नहीं हिलता। तभी नीली रोशनी आसमान से गिरती है और कुछ ऐसा सामने आता है जिसने उसे पूरी तरह स्तब्ध कर दिया। हरी भरी घाटी में दृश्य बदलता है। प्रिंस चाम अपने ग्रैंड कमांडर को पुकारता है, लेकिन वहां उसका कोई निशान नहीं। कुछ सेकंड में ही उसे एहसास होता है कि वह अपने गृहनगर निम्बुएन में खड़ा है। उसके मन में सवाल उठता है, क्या वह सचमुच अतीत में लौट आया है? यह उसके रिग्रेशन का पहला दिन है। पेड़ की छांव तले रोनिन सारी घटनाओं को समझने की कोशिश करता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि ग्रैंड कमांडर की कही बातें सच होंगी। उसकी यादें उस किस पर लौट जाती हैं, वह पल जिसने युद्ध भूमि के अराजकता में सब कुछ बदल दिया था। तभी अदिशन ने उसके मुंह में नीला ऑर्ब रखा था, वही चीज जिसने अब समय को पलट दिया है। कमांडर ने समझाया था कि यह ऑर्ब कुल 4 रिग्रेशंस की शक्ति देता है, पर उसने इसे 3 बार पहले ही इस्तेमाल किया था। अब यह आखिरी मौका बचा था। इसी वजह से उसने इसे प्रिंस चाम को सौंपते हुए कहा था कि वही इस दुनिया को विनाश से बचाने की कुंजी है, वही शख्स जिसमें दानवों को हराने की ताकत है। उसने प्रिंस से कहा था कि अपनी क्षमताओं को निखारे और फाइन एकेडमी का रुख करे, क्योंकि वही एकेडमी ऐसे अद्भुत लोगों से भरी है जो उसके विकास में मदद कर सकते हैं। जाने से पहले अदाशान ने एक और गुजारिश की थी, जब वह उसके अतीत वाले रूप से मिले तो उसे समझाए कि कोई लापरवाही न करे और एक टेलर ही बने। वर्तमान में लौटते हुए रोनिन पेड़ से सिर टकराते हुए सोचता है, क्या यह सपना है? लेकिन अगर यह वास्तव में अतीत है तो अब वह अपनी बड़ी बहन से दोबारा मिल सकता है। उसी पल वह एक डंडी उठाता है और भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ता है। उसके होंठों पर मुस्कान आती है, लेकिन अगले दृश्य ने वह गर्माहट मिटा दी। एक पेड़ के नीचे गुंडों का झुंड खड़ा था। वे एक बच्चे को उल्टा लटकाकर हंस रहे थे। रोनिन चौंक गया। ये कमीने अतीत में भी वैसे ही हैं, मगर उसकी आंखें तब फैल गईं जब उसने देखा कि बच्चा रस्सी से नहीं बल्कि मैजिक से लटका हुआ है। इतना ताकतवर मैजिक यूजर इस छोटे कस्बे में? बैटलफील्ड पर भी ऐसे कम ही मिलते थे। पास खड़ा एक और बच्चा कांपते हुए देख रहा था और सोच रहा था कि ये गुंडे कब तक उस लड़के को सताएंगे। पीड़ित लड़का गिड़गिड़ाता रहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं। उसने कहा कि इस महीने उसकी मां की दवा बहुत महंगी थी। गुंडों के सरदार ने बेरहमी से उसकी जेब खाली कर दी और उसकी मां की बीमारी पर हंसते हुए उसे जोर से थप्पड़ मारा। उसने ताना मारा, अगर इतना मां का बेटा बनना है तो खुद पैसे कमाता। फिर उसने चिल्लाकर मिस्टर गोल्डीलॉक्स को कहा कि एसल से कहो लड़के को पेड़ की चोटी पर उठा दे ताकि अक्ल ठिकाने आए। मासूम एसल डरते हुए बोला कि लड़का गिर सकता है, लेकिन सरदार ने ताना मारा, कमजोर मत बन, लड़की मतलब
जल्दी कर वरना तुझे भी लटका दूंगा। बेचारा आसिल सोचने लगा, क्या जादू सीखना गलती थी? उसने तो बस ये साबित करना चाहा था कि वह भी किसी चीज में अच्छा है, लेकिन अब उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सिसकते हुए मान लिया कि वह इस रास्ते पर आगे बढ़ने से बहुत डरता है। वह रोकने की कोशिश करता है पर उसकी आवाज उन गुंडों तक नहीं पहुंचती। फिर रोनिन उसकी टोह लेता है और उसके सिर पर थप्पड़ मारकर चेतावनी देता है कि शरारत बंद न की तो वह बच्चे को मार डालेगा। आसिल का ध्यान टूटता है और बच्चा जमीन पर गिर पड़ता है। गोल्डीलॉक्स भड़क उठता है। वह लड़के पर टूटता है, चिल्लाते हुए कि किस हिम्मत से उसने रुक कर दिया, सिर्फ इसलिए कि कोई अनजान आदमी कह गया। प्रिटी बॉय घबरा जाता है, जोर देकर कहता है कि उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया था। तब हमारे हीरो बीच में कदम रखता है और कहता, ऐसे कचरे की परवाह मत कर। डॉलफेस सुनती है और रोनिन उससे पूछता है कि उसने टेलीकिनेसिस कहाँ से सीखी। असल बताता है कि उसने एक पेडलर से खरीदी गई एक ग्रिमवार से सीखी थी। रोनिन दंग रह जाता है, इतनी सस्ती किताब से वह इतना माहिर हुआ। कुछ पल के लिए सब कुछ अद्भुत लगता है और हमारा हीरो निश्चित हो जाता है कि और भी बहुत कुछ सीख सकता है। तभी उसकी निगाह ब्लॉन्डिये के हाथ में चमकती हुई तलवार पर पड़ती है। गुंडा भड़क उठा। छोटों को नजरअंदाज किए जाने पर उसे अपमानित महसूस हो रहा था। उसकी नजरें रोनिन पर टिकीं और पुराने दिनों की एक घटना उसके दिमाग में लाई। वह जानबूझकर पहले उसे हराने का नाटक कर चुका था, पर आज उसकी हर हरकत और शब्द बता रहे थे कि वह शिष्टाचार सुधारने निकला है। रोनिन पक्का जानता है कि यह असली लॉन्ग सोर्ड है, पर उसे नहीं पता ब्लॉन्डी ने यह कहां से पाया। उसकी मुद्रा डीली थी, पर आसपास के ज्यादातर लोगों के खिलाफ यह काम कर लेती। रोनिन के सामने ब्लॉन्डी का पहला हमला ऐसे ही निकल जाता है। उसका ध्यान तक नहीं टिकता। उसी क्षण वह अपनी बैटल सेंस का पूरा फर्क महसूस करता है। सैनिक के तौर पर तराशा गया उसका डिसिप्लिन और इंस्टिंक्ट अब भी तेज है, भले ही यह शरीर जवान हो। ब्लॉन्डी हंसता है और कहता कि यह सिर्फ किस्मत थी, वह थोड़ा ही पीछे रह गया था, वरना रोनिन की उंगलियां भी छीन लेता। रोनिन ताने से जवाब देता है, किस्मत आज साथ है, भले ही जिंदगी कभी दयालु न रही। ब्लॉन्डी की शक्ल कठोर हो जाती है। वह प्रिंस चार्म से घुटने टेपकर जिंदा मांगने को कहता है और वादा करता है कि सिर्फ एक हाथ छोड़कर उसे जाने देगा। वह घृणास्पद अंदाज में जोड़ता है कि रोनिन की मौत के बाद वह उसकी बहन का भला करेगा, और हर बार उसे देखकर उसकी गोलकिंदार हिप्स याद आती हैं। बहन शब्द कानों तक आते ही रोनिन का क्रोध फटा और एक ही झटके में उसने ब्लॉन्डी का कान काट दिया। ब्लॉन्डी कुछ सेकंड तक समझ ही नहीं पाता और फिर वह दर्द में तड़प उठता है। प्रिंस चार्म ठहरे खड़े होकर ब्लॉन्डी को ताक पर देखता है, पूछता है, क्या वह यहाँ मरने आया है? ब्लॉन्डी घुटनों पर गिरा, उसके साथी स्तब्ध। रोनिन ने सब कुछ एक डंडी से कर दिया था। प्रिंस चार्म उन मोबाइल गुंडों से कहता है कि क्या उन्हें मजा आ रहा है। वह ब्लॉन्डी पर पैर से जोर से टकराता है और कहता, इन्हें उठाओ और यहाँ से भागो, वरना तुम्हारा वही हाल होगा। साथ ही वह चुराई हुई रकम और अपने मूड खराब करने का मुआवजा मांगता है। गुंडे अब हाजिर हैं, भुगतान करने को तैयार। बाद में रोनिन उस बच्चे को एक बैग पैसे देता है जो शायद उसने कभी वापस न देखा होता। बच्चा झिझकता है, पूछता है, क्या इतना लेना ठीक है, खासकर जब गैंग ने इतना नहीं चुराया था। रोनिन परवाह से उसे हिलाकर कहता है कि वह केवल तलवार लेना चाहता है और फिर आश्वस्त करता है कि वे फिर नहीं आएंगे, उनमें हिम्मत नहीं होगी। बच्चा आभारी होता है, जबकि असेल पृष्ठभूमि में अजीब सी टकराहट में खड़ी रहती है। अचानक फेमबॉय जमीन पर गिरते हुए माफी मांगता है। वह भी बच्चे को सताने में शामिल था, पर ब्लॉन्डी के डर से उसने विरोध नहीं किया। वह घुटनों पर बैठकर कबूल करता है कि वह बहुत डरा हुआ था। लड़का उसे याद दिलाता है कि एसल ने भी उसी तरह रोया था जब हांस ने उसे यहाँ खींचा था, इसलिए वह दोषी नहीं है। फिर भी वह उसकी माफी स्वीकार करता है। विदाई के बाद रोनिन फिर प्रिटी बॉय की ओर ध्यान मोड़ता है और सोचता है कि यह लड़की तो कुछ खास बुरी नहीं। वह बताता है कि डॉलफेस के साथ उसकी पहले भी मुलाकात हुई थी और वह 4 दिनों में फिर यहाँ मिलना चाहता है। यह बात उसे अजीब लगती है तो वह पूछती है, क्यों? रोनिन कहता है कि वह अभी व्यस्त है, पर चांद के निकलने पर मिलेंगे। जाते वक्त वह चेतावनी देता है, यदि वह देर से आई तो उसकी जान खैर नहीं। फिर वह घर की तरफ बढ़ता है और अंततः पहुंच ही जाता है। फूल शायद ज्यादा हो जाए, ये सोचते हुए भी रोनिन ने रास्ते भर हर फूल उठा लिया, क्योंकि उसे याद था कि उसकी बहन को फूल पसंद थे। थोड़ी झुंझलाहट में वो फूलों से उलझ रहा था कि तभी एक औरत की आवाज आई, क्या तुम रोनिन हो? वो औरत खुशी से झूम उठी अपने हीरो को देखकर, और रोनिन सन्न रह गया। सामने उसकी बहन थी। सालों तक डिसिप्लिनरी सोल्जर रहते हुए उसने 1000 तरीके सोचे थे बहन से मिलने के, माफी मांगना या बस ये कहना कि उसे बहुत याद किया। रोनिन का मन ग्रिम रियलिटी की तरफ चला गया। 10 साल बाद आयुट इन्वेड करेगा, लेकिन जब उसने अपनी बहन को देखा तो वो अभी भी वैसी ही थी, ब्राइट,
काइंड और वार्म। रोनिन चाहता था ये पल हमेशा रहे, पर उसे पता था कि बहन और दुनिया को बचाने के लिए उसे कदम उठाने ही होंगे। उसने आखिरकार कह दिया, मैं एकेडमी ज्वाइन कर रहा हूँ। ये सुनकर आयरो की खुशी का ठिकाना न रहा। वो तो हमेशा कहती थी, पर रोनिन ने कभी सुना ही नहीं। अब वो इधर उधर भागने लगी। मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे प्रिपेयर करना होगा। फिर उसने एक कॉल्ड्रन भरा हुआ पैसे का दिखाया जो उसने सालों से बचाए थे, सिर्फ इसलिए कि अगर रोनिन ने मन बदला तो उसे एकेडमी भेज सके। रोनिन भावुक हो गया, पर जानता था कि ये काफी नहीं होगा। लेकिन जब उसने बताया कि उसका टारगेट इंपीरियल स्कूल फियान एकेडमी है, तो उसकी बहन चौंक कर चीख पड़ी। फियान एकेडमी एम्पायर का सबसे बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यहाँ कॉन्टिनेंट के बेस्ट प्रोफेसर्स पढ़ाते थे। इंपीरियल फैमिली का सीधा सपोर्ट था और हर साल ये जगह ब्राइटेस्ट हीरोज और लेजेंड्स बनाती थी। ग्रैंड कमांडर अदोशॉन, सोर्ड्स मास्टर शूलफैन, यहाँ तक कि कुख्यात विंटर विच ऑल फियन स्टूडेंट्स थे। लेकिन इसकी फेम के साथ चैलेंजेस भी थे, स्काई हाई एंट्रेंस स्टैंडर्ड्स और इनसेन फीस। रोनिन को सबसे ज्यादा टेंशन थी बहन की रिएक्शन की, जो जैसे कोई वाइंड अप डॉल ग्लिच करने लगी। फिर भी रोनिन ने ठान लिया वो प्रूव करेगा। तभी अचानक उसकी नजर मिसेल पर पड़ी, पर लड़की ने तुरंत करेक्शन किया। मेरा नाम एल है। उसने याद दिलाया कि रोनिन की अर्लियर धमकियों ने उसे मजबूर किया यहाँ आने को। रोनिन ने कहा, छोड़ो वो सब, आज रात हमारे पास काम है। उसने साफ कर दिया कि उसे टेस्ट करना है। और फिर रोनिन ने बिना घुमाए फिराए कहा, तुम्हें अपनी टेलीकिनेसिस से मुझे जितना ऊंचा उठा सको उतना उठाना होगा। हाँ, मैं पूरी कंसेंट दे रहा हूँ। एल पसीने पसीने हो गई। कौन रोज सुनता है कि किसी को बोरे की तरह आसमान में उछाल दो। डेंजर साफ था, फिर भी रोनिन अड़ा रहा। जैसा कहा है वैसा ही करो, मैं मरूंगा नहीं। आखिरकार डॉलफेस मान गई। उसने इनविजिबल हैंड कॉन्जर किया और रोनिन को ऊपर उठाया, और जैसे ही वो हवा में गया, रोनिन दंग रह गया। ये एहसास उसकी सोच से कहीं ज्यादा शानदार था। फिर भी रोनिन ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि असेल इससे बेटर कर सकती है। हाइट कम लग रही थी और स्टेबिलिटी थोड़ी वेवरिंग थी। हयूट के साथ फाइट करते समय वही सेंसेशन उसके दिमाग में फ्लैश हुई। टेलीकिनेसिस ही वो चीज थी जिसने उसे जायंट के साथ बराबरी से लड़ने का मौका दिया था। अब उसके मन में कोई डाउट नहीं था। जब रोनिन अपने वाइल्ड ट्रेन ऑफ थॉट में बिजी था, असेल फोकस रखने में स्ट्रगल कर रही थी। वो एडमिट करती है कि उसे होल्ड करना कठिन हो रहा है। रोनिन कहता है, बस थोड़ा और हैंग ऑन, मुझे एक और चीज टेस्ट करनी है। फिर बिना वार्निंग के वो खुद ड्रॉप करता है। मिडफॉल में सोर्ड से हवा काटते हुए असेल का माना इंस्टेंटली सेवर कर देता है। असेल पूरी तरह शॉक में है। तुमने अभी क्या किया? रोनिन श्रग कर देता है, फ्लिम्सी एक्सक्यूज देते हुए, बस एक्रोबैटिक मूव है जो मैं लंबे समय से कर सकता हूँ। असेल इसे मानने को तैयार नहीं और आंसर्स डिमांड करती है। वो असेल को रीअश्योर करता है कि उसने टेस्ट पास कर लिया है। फिर उसे बैग टॉस करता है और कहता है, फॉलो मी बिफोर द मून डिसअपियर्स। रोनिन अनॉयड हो जाता है उसकी क्वेश्चन से। तुम नहीं आना चाहती? असेल एडमिट करती है कि मार्शल आर्ट्स में उसके पास टैलेंट है, पर वो खुद को कावर्डली और टिमिड मानती है। रोनिन चैलेंज करता है, क्या तुम ऐसे जीना चाहती हो? तुम्हारी इनेट टैलेंट वेस्ट हो रही है मीनिंगलेस प्रैंक्स में। वो ब्लंटली कहता है, मैं तुम्हारा फूलिश साइड देखता हूँ, कावर्ड, क्राई बेबी, इजिली स्केर्ड। असेल नियरली उलझी हुई महसूस करती है। रोनिन अश्योर करता है, नथिंग परमानेंट है, चेंज पॉसिबल है, पर टाइम वेट नहीं करेगा। एक दिन तुम रिग्रेट करोगी अगर इसे खो दिया। वो अपने पास्ट लाइफ के रिग्रेट्स याद करता है, फिर असेल को शॉक से बाहर निकालता है। वो स्टन्ड है, भरोसा नहीं कर पा रही कि कोई इतना केयर करता है। रोनिन उसे चॉइस देता है, टर्न बैक अगर चाहो, ये तुम्हारी लाइफ है, मैं फोर्स नहीं करूंगा। जैसे ही वो वॉक करने लगता है, असेल शाउट करती है, मैं चेंज करना चाहती हूँ, फिलियन एकेडमी जाना चाहती हूँ और तुमसे सीखना चाहती हूँ। प्रिंस चार्म इंटरनली खुश है कि उसने असेल को ट्रैप किया। पहली बार उसने देखा कि उसमें करेज की स्पार्क है, थोड़ा सा मैनलीनेस जो पहले अननोटिस्ड था। अब टाइम है फर्स्ट हर्डल प्रेजेंट करने का इस मैनली डॉल फेस के लिए। रोनिन स्मर्क करता है जैसे कोई स्काउंड्रल एंजॉय कर रहा है कि उसने उसे इतनी आसानी से मैनिपुलेट किया। पहली ऑब्स्टिकल देखने के बाद असेल को चिल महसूस होती है। प्रिंस चार्म बताता है, ओपोनेंट एक लूनर गॉब्लिन लीडर। रोनिन एक्साइटेड है। असेल पेल हो गई। ग्रिन करते हुए रोनिन पूछता है, शुरू करें? लूनर गॉब्लिन्स कॉमन हैं इस एरिया में। येलो स्किन और डिसफिगर्ड बॉडीज के कारण ये रेगुलर गॉब्लिन्स से अलग दिखते हैं। सबसे यूनिक ट्रेट है उनका ट्रेजर ऑब्सेशन। लूट मिलने पर ये वाइल्ड हो जाते हैं। मर्चेंट को एम्बुश करके सब ट्रेजर इकट्ठा करते हैं और फुल मून नाइट्स पर फेस्टिवल करते हैं, जैसे आज की रात। असेल जल्दी समझ जाती है कि आज वे सब ट्रेजर चुराने आए हैं। असेल को कभी ये अंदाजा नहीं था।
और सबसे ज्यादा सरप्राइज, रोनिन ये सब डिटेल्स जानता है पर वो अपने पास्ट लाइफ का सीक्रेट रखता है। ये असाइड रखते हुए कनिंग रोनिन चाहता है कि प्रिटी बॉय अपने टेलीकिनेसिस से सब ट्रेजर बैग में मूव करे जब गॉब्लिन्स सो रहे हों। एक सेकंड में एसेल डाउट करती है, क्या मैं मिस्टेक कर दूंगी और उन्हें जगाऊंगी? पर रोनिन जल्दी कहता है, कावर्ड। रोनिन समझाता है कि फिलियन एकेडमी में प्रवेश पाने के लिए उन्हें दो चीजों की जरूरत है। पहली, इंसेनली हाई ट्यूशन फीस अफोर्ड करने के लिए पैसे, और दूसरी, रियल एक्सपीरियंस। पैसे की समस्या हो सकती है पर प्रिंस चार्म इंसिस्ट करता है कि एक्सपीरियंस गेन करना फार मोर इम्पोर्टेंट है। लूनर गॉब्लिन्स उनके लिए परफेक्ट ओपोनेंट्स हैं। मनी और एक्सपीरियंस दोनों मिलने वाले हैं, यानी 2 birds with 1 stone। फिर भी फर्स्ट क्लास कावर्ड एसेल पूछती है कि क्या रोनिन के पास कोई बेटर आइडिया है, लेकिन रोनिन पहले ही डिसाइड कर चुका है कि वही प्लान फॉलो करना है। जैसे ही शुरू करते हैं, प्रिटी बॉय की टेलीकिनेसिस इनवैल्यूएबल साबित होती है बैग्स जल्दी भरने में। वो लिमिट तक पुश करती है, लेकिन प्रिंस चार्म कहता है स्टॉप। जैसे ही लास्ट बैग फुल होता है, वो उसे पैट करता है, कहता है ये काइंड ऑफ एक्सपीरियंस सबसे बेस्ट है। फॉरेस्ट में कहीं कुछ लोग ट्रैश टॉकिंग बर्ड को चेस कर रहे हैं और नॉइज डुओ को कॉट ऑफ गार्ड कर देती है। हॉट शॉट सोचता है कि ये किस तरह के साइकोस हैं जो मिडनाइट में कमोशन कर रहे हैं। बैड लक से लूनर गॉब्लिन्स भी वेकअप हो जाते हैं, ट्रेजर चेस्ट एम्प्टी पाकर शॉक्ड। एक गॉब्लिन दूसरों को वेक करता है, शाउटिंग हमारा लूट चोरी हो गया। अनफॉर्चुनेटली रोनिन और असेल बुशेस के पास एक्सपोज्ड हैं, क्लियरली मेन सस्पेक्ट्स लग रहे हैं। फेम बॉय का फेस पेल हो जाता है और गॉब्लिन्स हेड फर्स्ट चार्ज करते हैं, डेस्परेट टू रिक्लेम अपना ट्रेजर। हॉट शॉट भी सोचता है कि ये सब इतनी आसानी से हो रहा है, थोड़ा टू गुड टू बी ट्रू। असेल सजेस्ट करती है कि बैग्स फेंक दें और भाग जाए, पर रोनिन ट्यूशन छोड़ने वाला नहीं है। रोनिन पूछता है, प्रिटी बॉय सच में अपनी ट्यूशन फी इसी तरह कम करने वाली है? फिलियन अफोर्ड करने का कोई और तरीका नहीं है? असेल बताती है कि अभी ये मैटर नहीं करता, पर गॉब्लिन्स प्रैक्टिकली इंचेस अवे हैं। रोनिन अपना चीप लॉन्ग सोर्ड विप करता है, कॉन्फिडेंट कि ये शायद 15 स्ट्राइक्स विथस्टैंड कर सकता है अगेंस्ट 30 गॉब्लिन्स। एक स्प्लिट सेकंड में वो पेम्पटीन अटैक्स अनलीश करता है, उनके हेड्स चॉप ऑफ कर देता है। 14 स्टिल स्टैंडिंग। क्रोज लाउडली कॉ करते हैं, गॉब्लिन हेड्स लगातार ग्राउंड पर क्रैश होते हैं। हॉट शॉट फाइनल ब्लो लैंड करता है और रियलाइज करता है कि ये उतना बैड नहीं था जितना उसने सोचा था। एसेल हार्डली बिलीव कर पाती है, वॉचिंग रोनिन बेहेड 3 गॉब्लिन्स इन अ सिंगल स्ट्राइक हेड ऑन। वो और भी स्टन्ड होती है उसकी स्विफ्ट कॉम्बैट से अगेंस्ट गॉब्लिन मॉब। उसका जॉ ड्रॉप करता है, जैसे वो डिसअपियर हुआ और इंस्टेंटली रीअपियर कर रहा था, गॉब्लिन्स को आसानी से स्लाइस करते हुए। हॉट शॉट उसे नोटिसिंग करते हुए पूछता है, आर यू गोइंग टू कीप स्पेसिंग आउट? और कहता है, हरी अप, ग्रैब योर थिंग्स, we're heading home। वे बैक रोनिन जर्नी का अनकंफर्टेबल फील करता है, पर अब उसे स्मूथनेस की उम्मीद नहीं। नोटिस करता है कि मसल्स एक कर रहे हैं, शायद गॉब्लिन फाइटिंग से या अभी भी ग्रोथ प्रोसेस में। डिटर्मिन्ड होकर वो डिसाइड करता है, टाइम फॉर हार्डकोर फिजिकल ट्रेनिंग। मीनवाइल एसेल फाइनली समन करेज। क्या वो हॉरिफिक श्रीक क्या था? रोनिन एडमिट करता है, मुझे भी पता नहीं, मेमोरीज हेजी हैं। क्यों स्क्रीम मिडनाइट में हुए? वो आसल से कहता है, होल्ड टाइट, मैं पे कर दूंगा, मेकिंग दिस सो डिफिकल्ट। टेंशन के बीच अचानक एरो फ्लाइज थ्रू एयर, एम्ड एट आसल, जो बेयरली देख पाती है। रोनिन इंस्टिंक्टिवली रिएक्ट करता है, एरो मिड फ्लाइट कैच कर लेता है। डॉलफेस वाइड आइड और शॉक्ड रह जाती है। वो पूछती है, एरो कहां से आया? हॉट शॉट फ्रस्ट्रेशन शो करता है, ये फॉरेस्ट कर्स्ड लग रहा है, फुल ऑफ क्रेज्ड फूल्स लर्किंग। मोमेंट्स बाद 2 यंग मैन लीप इनटू व्यू, डिमांडिंग, हु आर यू? जब रियलाइज करते हैं कि रोनिन और एसेल बस बच्चे हैं, हॉट शॉट इरिटेशन और बढ़ जाता है। Men apologize. Sorry, we heard rustling. Thought it must be monster. रोनिन फूल्ड नहीं होता। जब वो पूछते हैं, Kids hurt anywhere? रोनिन कहता है, All written on their faces. Eyes में लुक हाइड नहीं कर सकते। रोनिन तुरंत डिमांड करता है कि ये लोग अपना एक्ट छोड़ें और सच में कौन है रिवील करें। सीरियस ट्रबल महसूस करते हुए एक आदमी नर्वसली आगे बढ़ता है, इंट्रोड्यूस होने की कोशिश करता है, पर अचानक अपनी ब्लेड निकालकर रोनिन पर हमला कर देता है। वो खुद को मिड स्ट्राइक पकड़ता है और शार्प पंच डिलीवर करता है उसके फेस पर। दूसरा आदमी गुस्से में स्नैप करता है और ब्लेड निकालता है, पर असेल तुरंत डेंजर सेंस करती है और अपनी टेलीकिनेसिस से उसे फ्रीज कर देती है, रोनिन को अलर्ट करते हुए। रोनिन एंजॉय करता है जैसे ही वो स्विफ्टली आदमी को डिसार्म करता है और मल्टीपल प्रिसाइज स्लैशेस डिलीवर करता है। प्रिटी बॉय शॉक में देखती है कि रोनिन रूथलेसली जानबूझकर आदमी को बुचर कर रहा है। रोनिन डिफेंड करता है अपने एक्शंस को। ये लोग कैलाबोरो हैं, नोटोरियस फॉर पोचिंग, किडनैपिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और हर इमेजिनेबल क्राइम। वो एम्पायर के सबसे डेंजरस क्रिमिनल्स हैं
रोनिन बताता है कि अगर वो नहीं आता तो एसल के ऑर्गन्स अभी हार्वेस्ट हो चुके होते और वो सीक्रेट में बेरिड होती। इनके आइडेंटिटी जानने के बाद इन्हें छोड़ देना भी क्राइम है। रोनिन की बातों के बीच कालाबोरो का बैग अचानक लेविटेट करता है, दोनों को स्टार्टल्ड करते हुए। फिर रोनिन बैग खोलता है और एक बर्ड को मुक्त कर देता है जो तुरंत बाहर डाइव करता है। वो अलाउड वंडर करता है, ये चिकन लाइक क्रीचर आखिर है क्या? बर्ड फ्रीड होते ही रोनिन और एसल कॉट ऑफ गार्ड होते हैं क्योंकि उसके फेदर्स अनएक्सपेक्टेडली विविड ब्लू हैं। एसल की आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठती हैं। उसने अपनी लाइफ में पहली बार ब्लू फेदर्ड बर्ड देखा है। रोनिन के थॉट्स ड्रिफ्ट करते हैं कालाबोरो के ट्रैप की ओर। इन्फेमस पोचिंग शैकल जो प्रिजनर की माना डिसरप्ट करता है और मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करता है, यूजुअली रेयर केसेस या फैंटास्टिकल क्रीचर्स कैप्चर के लिए। जैसे ही वो सोचता है कि ऐसा डिवाइस यहाँ क्यों यूज हुआ, बर्ड अचानक उनके साथ लिंक कर लेता है और एसल फ्रीज हो जाती है जब वो सुनती है कि बर्ड बोल रहा है। पैनिक उसके फेस पर फ्लैश करता है, पर रिजलर काल्म रहता है और अश्योर करता है कि ये केवल कम्युनिकेशन मैजिक है। बर्ड फ्री होते ही बोलना शुरू करता है, जिससे रोनिन सस्पेक्ट करता है कि जिस बैग में रखा गया था वो उसकी माना ब्लॉक कर रहा था। बर्ड खुद को इंट्रोड्यूस करता है, विन, जो फैंटास्टिकल बीस्ट्स पर रिसर्च कर रहा है और मोर्स का गार्डियन भी है। वोरन बताता है कि उसकी कम्युनिकेशन मैजिक काम नहीं कर रही थी, रिपोर्ट फिनिश करने वाला था, पर अब इश्यू रिजॉल्व्ड है। रोनिन कैजुअली रिप्लाई करता है कि वे सिर्फ राइचियस पासर्स बाय थे जो पोचर्स से फाइट में फंस गए थे और बाकी ब्लडी मेमोरीज अनस्पोकन रहती हैं। रिजलर बताता है कि उसने बर्ड बचाया। पैनिक वॉरन के फेस पर फ्लिकर करता है और फिर रिलीफ में बदल जाता है। क्लियरली इंडेटेड होने के बावजूद वर्न नहीं जानता कैसे रिपे करे। रोनिन ब्रश करता है और पूछता है कि बर्ड को कैसे वापस भेजा जा सकता है, नोटिंग कि वो चेंड होने से एग्जॉस्टेड है। कफ्स रिमूव करते ही बर्ड बेटर फ्लाई करता है और वॉन अग्री करता है, जानते हुए कि इस लिटिल वन में स्ट्रॉन्ग होमिंग इंस्टिंक्ट है। सिंगल स्विंग ऑफ ब्लेड से चेन स्नैप हो जाती है और ब्लूई तैयार है अपने फादर के पास लौटने के लिए, थैंक्स टू दिस चार्मिंग लैड। अचानक बर्ड अपना रियर रोनिन के फेस की तरफ शव करता है, जिससे वो पजल्ड रह जाता है। वॉन एक्सप्लेन करता है कि ब्लूई चाहता है कि वो एक फेदर प्लक करे। ड्रीम बर्ड की फेदर कंपस की तरह काम करती है मेन बॉडी को गाइड करने के लिए, और यही उसका तरीका है रिजलर से फिर मिलना चाहने का। ब्लूई टेक ऑफ करता है स्काई में और एसल नोटिस करती है कि कुछ रोनिन के हेड पर स्लाइटली स्टिंग कर रहा है, दो दोनों नहीं समझ पाते कि वो क्या है। कुछ दिन बाद डॉन कैरिबेल मर्चेंट्री का ओनर ज्यूल खरीदने की कोशिश करता है ड्वीस गोल्ड कॉइन्स में। इम्प्रेस्ड बाय इट्स वैल्यू और क्राफ्ट्समैनशिप, ओल्ड मैन कहता है, लकी डे टू सी सच अ फाइन आइटम। रोनिन खुश है कि उसे एक कस्टमर मिला जो उसकी सर्विस अप्रिशिएट करता है, रिलीव्ड कि कोई उसे समझता है। इससे पहले उसने स्कैमिंग मर्चेंट से डील किया था जिन्होंने ट्रेजर्स वर्थलेस मानकर केवल 5 गोल्ड कॉइन्स ऑफर किए थे, जिससे वो फ्यूरियस हो गया था। इतना कॉन्शियंशियस मर्चेंट मिलना रोनिन के एफर्ट्स को सार्थक महसूस कराता है। जूअल के साथ रोनिन एक पर्पलिश एग भी अप्रेजल के लिए निकालता है। हालांकि डुआन साफ कर देता है कि वह इसे खरीदना नहीं चाहता, बस जानना चाहता है कि ये क्या है। पता चलता है कि यह वही है जो ड्रीम बर्ड ने पीछे छोड़ दिया था। शुरू में रोनिन सोचा कि बर्ड ने उसकी काइंडनेस का रिपेमेंट सिर्फ पूप ड्रॉपिंग्स के रूप में किया, पर असल में ये एक एग था। क्यूरियोसिटी से भरकर उसने इसे एक बोल्डर पर फेंका और देखा कि उसने रॉक में होल कार्व कर दिया, साबित करते हुए कि ये रिमार्केबल टफ आइटम है। भले ही निश्चित न हो कि ये सच में बर्ड का एग है, टाइम ट्रैवलर को लगता है कि कम से कम ये रेयर फैंटास्टिकल क्रीचर का बाय प्रोडक्ट जरूर है और संभवतः एक वैल्यूएबल ट्रेजर भी। डुआन इसके कलर और टेक्सचर का अध्ययन करता है, जिससे रोनिन को लगता है कि प्रॉमिसिंग है, लेकिन कैजुअली गेस करता है कि ये हॉर्स पूप हो सकता है। रोनिन की प्राइड ब्रूज्ड होती है, लेकिन डुआन इसे अनयूजुअल ऑब्जेक्ट कहकर लाफ कर देता है और सुझाव देता है कि इसे किसी स्पेशलाइज्ड अप्रेजर को ले जाए। इवन असल वंडर्स करती है कि क्या ये सच में हार्डन्ड पूप हो सकता है। रोनिन मौका पाता है डुआन से पूछने का कि क्या वह फिलियन एकेडमी के बारे में बुक्स बेचता है, उनकी प्लान्स मेंशन करते हुए एंट्रेंस एग्जाम के लिए। डुआन सरप्राइज्ड होता है और बताता है कि उसकी बेटी भी अप्लाई कर रही है। तभी डुआन की ओनली डॉटर मरिया एंटर करती है। रोनिन कॉट ऑफ गार्ड होता है यह जानकर कि वह डुआन की बेटी है। डुआन प्राउडली इंट्रोड्यूस करता है उन्हें इम्पोर्टेंट कस्टमर्स के रूप में, जिनके साथ उसने अभी एक बिग डील क्लोज किया। सेनपाई अनइम्प्रेस्ड टीज करती है अपने फादर को कि उसने लिटिल बेबीज के साथ बिजनेस किया, जिससे डुआन इरिटेट होता है। हालांकि एसल जल्दी उसे काम कर देती है। रोनिन इंट्रीग्ड होकर मरिया से पूछता है कि क्या उसका मिडिल नेम सेन है। सरप्राइज
सरप्राइजिंग हर कि वह कितना जानता है। वह नोटिस करता है कि वह किसी को बहुत रिजेंबल करती है और क्वाइटली पूछता है कि क्या उसके पास नीचे सॉसेज है, जो मरिया को पूरी तरह टिक ऑफ कर देता है। मरिया डिसबिलीफ में रोनिन को देखती है, सोचते हुए कि ये रैंडम नोबडी किस नॉनसेंस की बात कर रहा है। वह सोचता है कि शायद डुओन की कोई और चाइल्ड है जो उसे पता नहीं। इससे पहले कि वह और सोच सके, सेनपाई स्नैप करती है और रोनिन को हार्ड स्लैप मारती है, क्योंकि वह जर्क बिहेवियर दिखा रहा था। जैसे ही स्टिंग उसके चीक पर लगता है, रोनिन को ऑडली फेमिलियर सेंसेशन महसूस होती है। उसे सर्टेनिटी होती है कि ये वही वाइब है जो उस मैन काउंट मरिया सेन में था। आर्मरलैंड में डिसिप्लिनरी सोल्जर डेज की मेमोरीज फ्लैश करती हैं। स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक और इजी गोइंग नेचर के लिए जाना जाता था, जो किसी से भी अच्छे से गेट अलोंग कर सकता था। जब भी पुरुष अपने डोंग्स की बात करते, वह रेज में आ जाता। वर्स, स्पॉट पर स्लैप मारने की हैबिट थी। टाइम ट्रैवलर हमेशा क्यूरियस था इसके पीछे का कारण जानने के लिए, पर कभी मौका नहीं मिला क्योंकि मरिया की डेथ हो गई थी। रोनिन ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ उसे आंसर मिलेगा कि सेनपाई वास्तव में वुमन थी। स्टिल फ्यूमिंग, मरिया फिर से स्लैप मारने के लिए लंजेस करती है। रोनिन मूड में नहीं, उसे हेड पर स्मैक करता है, रीजनिंग करते हुए कि पहले हिट एक्सेप्ट किया क्योंकि उसने गलती की, पर अब ये लिमिट्स पुश कर रही थी। मरिया की फ्यूरी फेड नहीं होती। वह फिर स्लैप मारना चाहती थी क्योंकि रोनिन डिजर्व्ड इट। दोनों बैक एंड फोर्थ क्लैश करते हैं, जबकि आसल और द्वान फ्रोजन रहते हैं स्टंड देखकर, और फिर उन्हें शाउटिंग करके स्टॉप करने को कहते हैं। उसके बाद आसल अभी भी समझ नहीं पाती कि मरिया और रोनिन ने ऐसा क्यों फाइट किया जैसे वे ब्लड के लिए हैं, और अचानक फ्रेंडली हो गए। अब ये दोनों डिमविट्स साइड बाय साइड कैजुअली सोर्ड्स इंस्पेक्ट कर रहे हैं, टेबल पर डिसाइड करने के लिए कौन सा खरीदना है। मरिया कहती है कि सोर्ड्स खराब नहीं हैं, लेकिन ब्लैक आयरन वाला सबसे अच्छा फील होता है क्योंकि ब्लैक आयरन स्टर्डी मटेरियल है, रिनाउंड नाइट्स द्वारा हाईली सॉट। प्लस सेनपाई प्रिटी श्योर है कि ये सोर्ड ब्रेक नहीं होगा प्रिंस चार्म के रफ यूज से। रोनिन रिकॉल करता है कि ब्लैक आयरन सोर्ड उसकी पास्ट लाइफ में पहली वेपन थी। मरिया फिर बताती है कि वॉन्ड में अच्छा मैजिक स्टोन है और जल्दी ही पहचान लेती है कि ये क्यूटी रेयर मेज में से एक है। असल ब्लश करती है जब सेनपाई पूछती है कि उसका मैजिक कौन सा टाइप का है, और वह बताती है कि ये टेलीकिनेसिस है। मरिया सरप्राइज्ड है कि क्यूटी इतनी अमेजिंग मैजिक वील्ड कर सकती है कि उसे स्कॉलरशिप मिल सके। हालांकि वह सोचती है कि रोनिन और खुद ही असली चैलेंज हैं, और पूछती है कि प्रैक्टिकल एग्जाम में इंप्रेस करने के लिए वह कौन सा स्पेशल टेक्निक यूज करेगा। रोनिन डम्बफाउंडेड है। मरिया समझाती है कि प्रैक्टिकल एग्जाम प्रोफेसर्स को इंप्रेस करने के लिए है ताकि फिलियन में प्रवेश मिल सके। थियोरी टेस्ट टफ है, पर अलग तरह से। सिंपल बात यह कि प्रैक्टिकल अच्छा किया तो पास, नहीं तो फायन के गेट्स का ड्रीम छोड़ दो। रोनिन स्टन्ड है। उसे लगा सोर्ड्समैन को सिर्फ सोर्ड्समैनशिप ही चाहिए। मरिया समझाती है कि नोबल्स अपने फैमिलीज सीक्रेट टेक्निक्स दिखाते हैं, जबकि मार्शल आर्टिस्ट्स और अन्य एप्लीकेंट्स पर्सनल माना कॉम्बैट स्किल्स डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। प्रिंस चार्म शॉक्ड है कि उसके एज के बच्चे माना यूज कर सकते हैं, भले ही वो मेज न हो। मरिया और भी शॉक्ड है कि वह ये नहीं जानता। फायन के प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स के लिए माना सेंस करना बेसिक है, जो रोनिन को स्टार्ट से पता होना चाहिए था। माना फाइलियन में 1-on-1 कॉम्बैट है। उसका क्लूलेस एक्सप्रेशन देखकर मरिया ऑलमोस्ट फ्लोर्स हो जाती है कि यह बिग शॉट माना सेंस भी नहीं कर सकता। जब रोनिन इसे ऑरा सेंसिंग से कंपेयर करता है, मरिया नियरली लूजेस पेशेंस, डेयरिंग हिम कि उसने ऑरा और माना को एक समान रखा। बिना और शब्द कहे वह उसे बाहर ले जाती है, बोरोइंग हिज शॉर्ट सोर्ड, क्योंकि उसके सोर्ड्स अभी ब्लैकस्मिथ के पास हैं। रास्ते में प्रिंस चार्म गुस्से में पूछता है कि अगर वह सोर्ड डैमेज कर दे तो क्या होगा। मरिया अश्योर करती है कि डबल या ट्रिपल पे करेगी और कहती है कि यह स्पेशल ट्रेनिंग है। वह समझाती है कि माना नेचर की रूट पावर है, जैसे एयर हर जगह है, लेकिन हर कोई इसे यूज नहीं कर सकता। इसे वील्ड करने के लिए अपनी माना देखनी और महसूस करनी होती है, फिर माना सेंस से प्रोग्रेस करना, इनर टैलेंट ट्रेन करना आदि। यूजुअली माना सेंस शुरू होने में 1 साल लगता है, और फायन के एप्लीकेंट्स इसे सरपास करके अप्लाई करते हैं, पहले से अपनी पर्सनल माना टेक्निक्स मास्टर करके। मरिया बैफल्ड है कि रोनिन माना या ऑरा सेंस नहीं कर सकता, फिर भी फियन एंटर करना चाहता है। वह एक्सप्लेन करती है कि ऑरा माना का एक टाइप है, पर डिफरेंस स्काई और अर्थ जैसा है। जिनकी टैलेंट एक्नॉलेज होती है वे कम से कम 10 साल ट्रेनिंग करते हैं और सिर्फ एक्सट्रीम एफर्ट से इनेट पावर नोन एज ऑरा अवेकन करते हैं। प्रिंस चार्म याद करता है बैटलफील्ड में ऑरा यूजर्स को,
उनके स्ट्रेंज पावर्स इंप्रेसिव थे, भले ही वो कट डाउन होकर मरते। मरिया ट्रेनिंग शुरू करती है, सोचते हुए कि रोनिन अगर हेड पर नहीं बल्कि बॉडी पर रिलाई करे तो जल्दी सीख सकता है। प्रिंस चार्म सोचता है कि वह केवल यंग गर्ल है, तभी मरिया अचानक डाइव करती है, रोनिन को ऑफ गार्ड कर देती है। उनकी सोर्ड्स क्लैश होती हैं और रोनिन इम्प्रेस्ड है उसकी सडन अग्रेसिव चार्ज पर। सीइंग हर वील्ड 2 ब्लेड्स, रोनिन और शॉक्ड है, वंडरिंग इफ यह मैना बेस्ड स्टाइल है। मीनवाइल सेंपाई सरप्राइज्ड है कि रोनिन उसके सडन अटैक को कैसे हैंडल करता है। उसने प्लान किया था कि एक ब्लो में फिनिश कर दे ताकि रोनिन क्विट करे, ह्यूमिलिएशन से बच सके, पर अब स्थिति पूरी तरह बदल गई। डोमिनेट करने की बजाय वह एमेचर कहलाने वाले रोनिन से पुश बैक हो रही है। मे बी ये वही स्किल है जो सिर्फ कोई मना यूज न करने वाला पोजेस कर सकता है। फाइट के दौरान रोनिन नोटिस करता है कि मरिया लॉस्ट इन थॉट है और पूछता है कि वह क्या सोच रही है। ब्लॉकिंग से ज्यादा डॉज करते हुए वह लगातार आगे प्रेस करता है, फोर्सिंग हर बैक। मरिया रिट्रीट करती है, एडमिट करते हुए कि हेजिटेट करना गलत होता। फिर भी वह जोड़ती है कि वह नॉर्मल नहीं है, जो प्रिंस चार्म भी सोचता है। माना यूज के अलावा सेंपाई पाती है कि रोनिन सरप्राइजिंगली स्किल्ड है सोर्ड में, हालांकि उसे लगता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी रस्टी है। लीविंग से पहले वह एडवाइस करता है कि उसे इसे फिक्स करना चाहिए इम्प्रूव करने के लिए। मरिया फ्लिप आउट हो जाती है, सोचते हुए कि उसने एक्चुअली बिलीव कर लिया कि वह स्किल्ड है। रोनिन को कोई परवाह नहीं है जब तक मरिया अपनी बात निभाती है, बस कैजुअली अपने डैमेज्ड सोर्ड का हिंट देता है। मरिया कंफ्यूज्ड है जब अचानक उसकी अपनी ब्लेड चटक कर टूट जाती है, उसे पूरी तरह से स्टन्ड छोड़ते हुए। उसे पता ही नहीं कि यह कब हुआ। प्रिंस चार्म बस कहता है कि सोर्ड का प्राइस रेडी रखो। मरिया अभी भी सब प्रोसेस कर रही है कि तभी असेल उसके शोल्डर पर टैप करती है, अश्योरिंग कि उसने अच्छा किया। लिटिल क्यूटी काइंड ऑफ समझती है कि ब्लॉन्डी अभी किस फेज से गुजर रहा है। तभी रोनिन असेल को बुलाता है, कहता है कि वह टायर्ड है। जब दोनों बाहर निकलते हैं, मरिया वहीं फ्रोजन रहती है, सोचती है कि ये लोग आखिर हैं कौन। अगले दिन प्रिंस चार्म सेंपाई से अपने पेमेंट लेने आता है, लेकिन उसके बजाय कुछ और मिलता है। टर्न्स आउट उसने फिलियन थियोरी एग्जाम वर्कबुक्स और समरीज हैंड पिक्ड की हैं, खुद बनाकर, ताकि उसके सोर्ड के लॉस की कॉम्पेंसेशन हो सके। ब्लॉन्डी याद दिलाता है कि एग्जाम तक सिर्फ 1 मंथ बचा है, इंसिस्टिंग कि उन्हें ये चाहिए। प्रिंस चार्म समझ नहीं पाता कि वह इतना आगे क्यों जा रही है। वह थ्रेटन भी करता है, वार्निंग कि अगर वह उसे मैस करे तो वह बर्दाश्त नहीं करेगा, पर मरिया अश्योर करती है कि उसने दोनों हिम और एसेल को पसंद कर लिया है। वह डिक्लेयर करती है कि यह सर्विस है ताकि वे सभी फ्री में पास कर सकें और यदि संभव हो तो पर्सनली भी पढ़ाएगी, पर अन्य कमिटमेंट्स के कारण उसे अब जाना है। वह कहती है कि खुद हार्ड स्टडी करो और अगर इसके बाद फेल हुए तो वह इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके साथ ही वह अपनी कैरेज में चढ़ती है, बोलती है कि एग्जाम डे पर कैपिटल में उनसे मिलने की उम्मीद है, इंसिस्टिंग कि तब तक बुक थरली पढ़ें। इस बीच रोनिन रियलाइज करता है कि उसके वीक बॉडी को ट्रेनिंग और स्टडिंग दोनों चाहिए और लक उसका साथ नहीं दे रहा। फिर भी यह बैड फीलिंग नहीं है। घर लौटने के बाद लाइफ मोस्टली वही रहती है, पर धीरे धीरे चेंज होती है, जैसे इतनी कैलोरीज इनटेक कि स्टमक नियरली बर्स्ट हो जाए। विलेज के आउटस्कर्ट्स पर मॉन्स्टर्स हंट करना और अपनी स्टैमिना और एडेप्टेबिलिटी बिल्ड करना। फॉरेस्ट में लेट नाइट मॉन्स्टर कॉर्प्सेस के ढेर के बीच वह खुद से कहता है कि कॉल इट अ डे जब तक विलेज के आसपास मॉन्स्टर्स न बचे। हंटिंग के साथ वह हार्ड स्टडी भी करता है, जो डिसिप्लिनरी सोल्जर के लिए अनथिंकेबल है। फिर भी रोनिन नॉर्दर्न एटिकेट मेमोराइज करना अननेसेसरी पाता है, फिर भी बेस्ट ट्राई करता है। 1 मंथ बाद वे फाइनली वैलन कैपिटल सिटी पहुंचते हैं, जिसका सेंटर एम्पायर का टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, व्हाइट टावर की स्मॉल सिटी में। असेल वाइड आइड है मैसिव फिली एकेडमी देखकर, जो खुद में मास्टरपीस है। रोनिन उसे स्कोल्ड करता है कि स्ट्रीट्स में कंट्री बम्पकिन की तरह घूम रही है, वार्निंग कि एग्जाम के लिए लेट हो सकते हैं। वह अपोलोजाइज करती है, लेकिन उसके कमेंट पर कि रोनिन पिछले मंथ में बड़ा हो गया, उसे स्मैक ऑन द हेड मिलता है और कर्ट ऑर्डर की अंदर चले। वॉकिंग इन, रोनिन सोचता है कि शायद वह सोर्ड सेंट श्लीफन से मिल सकते हैं, प्रेस्टिजियस ग्रंसिया फैमिली के डिसेंडेंट, जीनियस और एम्पायर के स्ट्रॉन्गेस्ट में से, करीब उसी एज के, पर वह ज्यादा केयर नहीं करता। तभी असेल पूछती है कि क्या उसके पास वह ड्रीम फेदर है जो उन्हें वॉन तक ले जाएगा। प्रिंस चार्म ने फेदर पैक किया था, प्लानिंग की टेस्ट के बाद ओनर से मिले, पर अचानक ये हाईएस्ट फ्लोर की तरफ पॉइंट करता है, स्टार्टलिंग देम। मीनवाइल वॉन कंप्लेन करता है कि वह प्रोफेसर बनने के लिए नहीं बना और सोचता है कि रिसर्च पर लौटना चाहिए।
वह ब्लूई से पूछता है कि वह चीरिंग कर रही है क्या, जो वह कर रही है। फाइयन के जूओलॉजी प्रोफेसर वारन फननिश भी वेयरवुल्फ है, डिटर्मिन्ड है हीरो को रीपे करने के लिए जिसने उसे कभी बचाया। वॉन विंडो खोलता है वेंटिलेशन के लिए, वेरी की हीरो का विजिट ट्रबल न क्रिएट करे। तभी क्रीपी फिगर दरवाजा बिना नॉक के खुलते ही स्मर्क करता है, स्टार्टलिंग दोनों। रोनिन इंस्टेंटली पहचान लेता है ब्लूई, जानते हुए कि यह बड़ा गाय कभी ह्यूमन था। वॉन की स्क्रीम टॉप फ्लोर से इको करती है और बड़ा गाय नहीं जान पाता कि यह स्ट्रेंज मैन कौन है या कैसे आया। रोनिन विंडो से स्टेप करता है असेल के साथ, ग्रम्बलिंग की स्टार्टल्ड किया और नॉइज से नियरली डेफेंड हो गए। वार्न अस्यूम करता है कि मैन मोरपेस के पीछे है, पर प्रिंस चार्म ब्लूई का फेदर दिखाता है जिससे रिकॉग्निशन स्पार्क होती है। बिग गाय हेजिटेंट है, पूछता है क्या वे हीरोज हैं। वॉन गिल्टी फील करता है कि हीरोज के सामने इंडिसेंट बिहेव किया और रोनिन से भूल जाने की रिक्वेस्ट करता है। प्रिंस चार्म रिअश्योर करता है कि फाइन है, पर पूछता है कि क्यों बार बार ब्रिंग अप कर रहा है, एडिंग कि टेक्निकली वॉन पूरी तरह से दोषी नहीं है क्योंकि वह विंडो से क्लाइम करके आया था। एसल कन्फेस करती है कि उसने टेलीकिनेसिस का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि स्टेयर्स की आवाज रोनिन को अनोइंग लगी। अचानक रोनिन कहता है कि उसे चुप रहना चाहिए, फिर वह वॉन की तरफ टर्न्स करता है, एडमिट करते हुए कि उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि चीजें इस तरह प्ले आउट होंगी। यह प्रिंस चार्म की एक्सपेक्टेशन से बहुत दूर है कि वॉन एक वॉर लायन है, रेयरवेयर ह्यूमन है और ऊपर से बर्ड ओनर और फिलियन का प्रोफेसर भी है। वॉन खुद भी इक्वली सरप्राइज लगता है जब पता चलता है कि ये हीरोज एंट्रेंस एप्लीकेंट्स हैं। एग्जाम आज है और अगर उसे पता होता कि वे आ रहे हैं तो वॉन शायद रिकमेंडेशन तैयार कर लेता। वह उम्मीद नहीं करता, पर जोड़ता है कि अगर रोनिन फेल हुआ तो वह शायद एक रिकमेंडेशन लिख सकता है। उसका ध्यान उस चीज पर है जो ब्लूई ने उस दिन उसके हाथ में डाली थी। शुरुआत में वार्न नहीं पहचान पाता कि मार्केज ने उसे रखा था, पर क्लोजर लुक लेने पर कंफर्म करता है कि यह ड्रीमर्ड एग है। वॉन को विश्वास नहीं हो रहा कि वह क्या देख रहा है, तो रोनिन पूछता है कि क्या किसी बर्ड का एग देना इतना सरप्राइजिंग है। ड्रीमर्ड एग वॉन को शॉक करता है। वॉन समझाता है ड्रीम बर्ड यूनिक माना अब्सॉर्ब करता है और एग को उसके आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से शेप देता है। लावा फिल्ड एरिया में एक फिनिक्स जन्म ले सकता है या मॉन्स्टर अगर यह मॉन्स्टर के नेस्ट में रेस्ट करता है। कई केसेस में एग बर्ड का फॉर्म नहीं ले सकता, आउटकम अनप्रिडिक्टेबल होता है। अपने एक्सपर्टीज से वॉन मानता है कि वह एग से एमिनेटिंग माना एनालाइज करके असंभव प्रिडिक्ट कर सकता है, शायद गेस कर सके कि कौन सा क्रीचर हैच होगा। वह मिरियाड क्योटिक माना सेंस करता है, जैसे मोल्टन मेटल अनकंट्रोलेबली स्मेल्टिंग हो रहा हो, फिर भी अनसर्टन रहता है कि क्या हैच होगा। रोनिन नोटिसिंग कि वॉन सिर्फ एक एग पर कितना सिग्निफिकेंस देता है, ब्लूई से पूछता है कि लेइंग से पहले कहाँ घूम रहा था, रिमार्क करते हुए कि अपनी पूरी हिस्ट्री में उसने इतना शेमलेस बर्ड कभी नहीं देखा। वॉन रिक्वेस्ट करता है कि प्रिंस चार्म एग का ध्यान रखे, एक्सप्लेन करते हुए कि ड्रीम बर्ड लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही एग देती है। मार्केज ने इसे हीरोज के सामने किया, जिससे लगता है कि उसने कुछ स्पेशल फील किया। ब्लू खुशी से चर्प करता है और वॉन अपने फ्रेंड की विशेस का सम्मान करते हुए एग रोनिन को सौंप देता है। जैसे ही वे लीव करने की तैयारी करते हैं, वॉन कंसिडर करता है कि उन्हें कुछ दें जो एग के हैचिंग में मदद कर सके। कुछ देर बाद गैलीलियन कासल के मेन बिल्डिंग के प्रैक्टिकल टेस्टिंग हॉल में मार्शल आर्ट्स एप्लीकेंट्स के वेटिंग एरिया में क्वाइट टेंशन बज करता है। एक मैन अनाउंस करता है कि नंबर 111 का एग्जाम खत्म हुआ, अब नंबर 112 का समय है। रोनिन इम्पेशेंट हो जाता है लंबी वेट से और मरिया से पूछता है जो उसके पास बैठी है क्या वह भी ऐसा फील करती है। वह श्रग करती है, क्लेम करते हुए कि सारे एग्जाम्स ऐसे ही होते हैं। उसकी अटेंशन उसके स्लाइटली अनकंफर्टेबल अटायर पर ड्रिफ्ट होती है, लेकिन सेनपाई एक्सप्लेन करती है कि फिलियन एक प्राइवेट एकेडमी है नोबल्स के लिए जो बाद में वैल्यूएबल क्लाइंट्स बन सकते हैं, इसलिए वह शैबी अपीयर नहीं होना चाहती। फिर भी वह विश करती है कि उनका लिटिल आसल यहाँ होता, हालांकि मैजिक टेस्टिंग हॉल कहीं और है। रॉन साइलेंटली होप करता है कि फैनबॉय रो नहीं रहा। जल्द ही रोनन का टर्न आता है, नंबर 113, और सेनपाई फर्मली रिमाइंड करती है कि बेस्ट डू करे, वार्निंग की फेल हुआ तो वह बर्दाश्त नहीं करेगी। उसकी हार्टफेल्ट सपोर्ट के लिए ग्रेटफुल। रॉन स्वेयर करता है कि विक्टोरियस लौटेगा। रोनिन हॉल में स्टेप्स करता है फिलियन प्रोफेसर्स का सामना करने के लिए, हर एक एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रेजेंस के साथ। सेंटर में ओल्ड मैन उसकी अटेंशन सबसे ज्यादा खींचता है, आर्च मेज क्रवाटर हेडमास्टर एलियन। उसके पास सोर्ड्समैनशिप इंस्ट्रक्टर बैठे हैं, ग्रैंड सोर्ड सेंट नबारोस, जिनका ओवरवेलमिंग ऑरा रॉ इंटेंसिटी देता है। पास्ट लाइफ में भी उसने इतना विगर नहीं महसूस किया। ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद जब पूछा जाता है
है कि वह क्या दिखाने वाला है। रोनिन रिप्लाई करता है कि उसके पास कुछ स्पेशल नहीं है और डमी के लिए सिंपल फास्ट कट ही काफी होगा। उसके शब्द सुनकर सबकी क्यूरियोसिटी स्पाइक होती है जब वे समझते हैं कि वह माना का इस्तेमाल किए बिना इसे करने वाला है। एक ओल्ड मैन मटर करता है कि हमेशा कोई न कोई ऑडबॉल होता है जो मैजिकल डमी को फूल समझता है। मैजिकल डमी वैसे भी ऑरा विथस्टैंड करने के लिए बनाया गया है, जल्दी रीजनरेट करता है और यह प्रिसाइज मैजिकल इंजीनियरिंग का मास्टरपीस है। ओल्ड बोन्स गॉसिप करते हैं कि सो कॉल्ड जीनियस श्लीफन बेरली डमी पर कोई मार्क छोड़ पाया था और वंडर करते हैं कि यह न्यूकमर क्या दिखाने वाला है। जैसे ही वे चकल करते हैं, क्रावा उनके रिमार्क्स सुनकर ऑफेंसिव महसूस करता है कि रोनिन वहीं खड़ा है और ऐसे बातें की जा रही हैं। क्रावा खुद सोचता है कि यह चाइल्ड शायद उन्हें गलत साबित कर दे। अचानक वह एक विगर सेंस करता है। फिर मिस्टर काल्म अपनी मूव करता है, डमी को क्लीन कट करता है, बिना माना के इस्तेमाल किए पूरी तरह नाबरोस को ऑफ गार्ड कर देता है। काल्मली अपनी सोर्ड शीथ करता है और उन्हें और कुछ दिखाने में इंटरेस्ट नहीं दिखाता। ओल्ड बोन्स इस सिंगल कट डिस्प्ले को जज करने में ट्रिकी पाते हैं, पर हेडमास्टर स्टन्ड रह जाता है। नाबरोस टेबल स्लैम करता है और मिस्टर काल्म की तरफ चार्ज करता है। उसकी क्लीन कट से ऐसा लगता है जैसे वह उसकी हेड लेना चाहती हो। येट रोनिन नहीं फ्लिंच करता। रोनिन एडमिट करता है कि उसने स्टार्टल किया, पर नाबरोस डिमांड करती है कि वह बताए कि वह कौन है और उसने इतनी सोर्ड्समैनशिप कहां से सीखी। साफ जाहिर है कि वह बिजनेस में सीरियस है। ब्लेड रोनिन के सिर के करीब होते हुए नाबरोस की मर्डरस इंटेंट स्पष्ट होती है, हिंजिंग ऑन हिज आंसर। वह जानना चाहती है कि उसने एग्जैक्ट सोर्ड्समैनशिप कहां से सीखी। इनिशियली मिस्टर काल्म पूरी तरह समझ नहीं पाता, तो वह रिफ्रेज करती है, पूछती है क्या उसने उसके मूवमेंट्स नोटिस किए। रोनिन रिप्लाई करता है कि वह खुद इंप्रेसिव है। उसने अपने सोर्ड को अनशैथ किया और उस डिफिकल्ट पोजीशन से इंस्टेंट में 3 बार स्विंग किया। नाबारोस कंफर्म करती है, कहती है कि यही वह दिखाया गया एरोगेंट कट था। ये रॉन को ऑफ गार्ड करता है क्योंकि वह आगे प्रेस करती है, पूछती है कि क्या उसने सोचा कि उन्होंने ऐसी रेकलेस सोर्ड्समैनशिप नोटिस नहीं की। वह उसके लास्ट एक्ट को भी कॉल आउट करती है, डिलिबरेटली फाइनल कट स्लो करके, जैसे उन्हें एम्बेरसमेंट से बचा रही हो। नाबारोस फ्लैट आउट रोनिन को एरोगेंट कह देती है, जैसे उसने भूल ही गया कि वह कहां खड़ा है। प्रोफेसर्स डम्फाउंडेड रह जाते हैं जबकि क्रावा क्लोजली वॉच करता है। रोनिन जानता है कि यह मिसअंडरस्टैंडिंग है क्योंकि उसने केवल अपनी स्ट्रेंथ एडजस्ट की थी। सोचा था कि फाइनल कट सोर्ड विथस्टैंड नहीं कर पाएगा। फिर भी नाबारोस के मूड से जज करते हुए वह डाउट करता है कि वह उसे विश्वास करेगी। फाइनली नाबारोस अपनी ब्लेड लोअर करती है, प्रॉमिस करती है कि वह उसे इस दिन से याद रखेगी और वाउस करती है कि खुद उसे सिखाएगी। यह वह आखिरी चीज है जिसकी रोनिन ने उम्मीद की थी। क्रावा नोट करता है कि उसने ऑलरेडी क्लेम कर लिया है कि यह स्टूडेंट उसकी है। वह डिसाइड करता है कि टेस्ट को एक क्वेश्चन से खत्म करे जिसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं है। क्रावा पोज करता है फाइनल क्वेश्चन, पूछता है कि रोनिन फिलियन में क्या सीखना चाहता है, मेमोरीज ऑफ ब्लड और वॉर। रॉन के माइंड में फ्लैश करते हैं और उसका आंसर आसानी से आता है। वह सीखना चाहता है कि रिग्रेट्स के बिना कैसे जिया जाए। क्रावा उसकी सिंसेरिटी सुनकर साइलेंट रह जाता है और उसे अनहार्म्ड छोड़ देता है। खुद हंसते हुए वह सोचता है कि कैसे वह ऐसा कुछ सिखा सकता है। एक प्रोफेसर अभी भी पजल्ड पूछता है कि क्या रॉन ने कोई क्लेवर ट्रिक इस्तेमाल की कि हेडमास्टर और नाबारोस दोनों पर इंप्रेशन छोड़ सके। क्रावा एडमिट करता है कि इसे ट्रिक कहा जा सकता है, पर करेक्ट करता है ये टैलेंट है। तभी वे नोटिस करते हैं कि डमी का हेड क्लीनली सिवियर्ड आखिरकार फ्लोर पर गिरता है। बाहर रोनिन की थॉट्स लेडीज सोर्ड पर ड्रिफ्ट करती है, सोचते हुए कि क्या उसकी पास्ट सेल्फ उसे डिफीट कर सकती थी। डिस्पाइट सब हार्डशिप्स वह जानता है कि अभी भी बहुत आगे जाना है। फिर भी फायन आना सही लगता है, कमांडर की याद से ड्रिवन। अगर वह यहाँ है तो हीरो निश्चित रूप से बहुत कुछ सीखेगा और केवल रिटन टेस्ट बाकी है। वह 1 महीने से मटेरियल मेमोराइज कर रहा है, इसलिए एक्सपेक्ट करता है कि यह आसान होगा। कुछ ही मोमेंट्स बाद मिस्टर काल्म बन गया है मिस्टर डिप्रेस्ड, मरिया और असेल के सामने सल्किंग, इंसिस्ट करते हुए कि वह पूरी तरह डूम्ड है। सेनपाई विश्वास नहीं कर पाती कि उसने टेस्ट का आधा भी फिनिश नहीं किया और रिमाइंड करती है कि उसने कहा था कि बैग का कंटेंट्स चेक करे। एसेल एडमिट करती है कि उसने रोनन
के स्टडी मटेरियल्स मूव किए जब वह हाइपर फोकस्ड था और उसने बाद में बैग पूरी तरह भूल गया। डॉलफेस ब्लेम लेता है पर मरिया रोनिन को फूल कहती है, रियलाइज करते हुए कि वह टेस्ट खत्म होने के बाद से ही सल्किंग कर रहा है और अब रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट कुछ ही मोमेंट्स दूर है। सेनपाई रोनिन का मनोबल बढ़ाने की कोशिश करती है, याद दिलाती है कि प्रैक्टिकल टेस्ट का वेट ज्यादा है और उसकी स्किल्स इसे पूरा कर सकती हैं। तभी किसी ने चिल्लाया कि पासिंग एप्लीकेंट्स की लिस्ट आ गई है, जिससे सबकी नजरें आकर्षित हो जाती हैं। अनाउंसमेंट मैजिक डिपार्टमेंट से शुरू होती है। एसल प्रैक्टिकल में 12वें स्थान पर आती है और थ्योरी में टाइड फॉर फर्स्ट। फिर मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट की बारी आती है। सेनपाई प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में 9वें स्थान पर है। दोनों खुशी में एक दूसरे की तरफ एक्साइटेड लुक भेजते हैं और फिर फुल स्माइल्स में सेलिब्रेट करते हैं। सेनपाई स्टंड रह जाती है जब वह थ्योरी में टॉप स्पॉट देखती है, भले ही वह इसे 2 अन्य लोगों के साथ शेयर करती हो, जबकि प्रिटी बॉय पूरी तरह एक्सटैटिक है। फिर वह रोनिन की तरफ टर्न्स करती है, पूछती है कि उसका रैंक क्या है। उसकी स्माइल फेड हो जाती है जब वह उसका सावर एक्सप्रेशन देखती है और सुनती है कि उसका नाम लिस्ट में नहीं है। क्यूटीज इस खबर से स्टन्ड रह जाते हैं, लेकिन मरिया मिस्चिवसली उसकी आंखें खोलने के लिए उसे प्रीज करती है, अर्जिंग हिम टू चेक अगेन। वह इंसिस्ट करता है कि उसका नाम नहीं है जब तक कि पास ही एक फायरबॉल लैंड नहीं करता। ये एंट्रेंस एग्जाम का फाइनल कैनन फायर है। हर डिपार्टमेंट के सलूडियाटोरन द्वारा ग्लोरी फीनिक्स की तरफ से विंग्स की फ्लटरिंग के साथ यह उसके पास फायरबॉल शूट करता है और उसके रिजल्ट्स रिवील करता है। मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट सलूडियाटोरन प्रैक्टिकल में फर्स्ट और थ्योरी में 5012। क्यूटीज खुशी में स्क्रीम करते हैं। मरिया डिक्लेयर करती है कि उसने हमेशा जाना कि वह जीनियस है। फिर उसे एहसास होता है अगर रोनिन ने फर्स्ट लिया तो इसका मतलब किसी और ने उसे हराया। तभी वह एक ऑमिनस ऑरा महसूस करता है और डिसबिलीफ में समझता है कि इस तरह वह सोर्ड सेंट श्लीफन से मिलता है, जो कंफर्म करता है कि प्रैक्टिकल टेस्ट में उसने फर्स्ट प्लेस फिनिश किया। सोर्ड सेंट श्लीफन क्राउड में अप्रोच करता है, जो एम्पायर की राइजिंग स्टार को देखकर बजिंग है। मारियो सस्पेक्ट करता है कि वह रोनिन से बात करना चाहता है, जबकि एसल एयर में टेंशन महसूस करती है। रोनिन उसे बॉदरसम पाता है और सोचता है कि क्या वह अभी भी वही आदमी है जो किसी को भी सोर्ड में उससे बेहतर नहीं देख सकता। श्लीफन की इंटेंस स्टेयर आउटरेजसली स्पिरिटेड है। जब श्लीफन क्लेम करता है कि उसे फर्स्ट प्लेस नहीं मिला, रोनिन कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। अक्यूज्ड ऑफ लाइंग, वह कामली कहता है कि श्लीफन बिना प्रूफ उसे परेशान करना बंद करे। श्लीफन प्रूफ मांगते ही वह अचानक सोर्ड स्विंग करता है, जिसे श्लीफन अंडर अ सेकंड ब्लॉक कर लेता है। क्रैंकी सेंट स्मर्क करती है, कहती है कि हीरो ऐसे रिएक्ट नहीं कर सकता अगर वह फर्स्ट नहीं था, और डिमांड्स कि उसे दिखाए कि कौन सी स्किल्स ने उसे हराया। इरिटेटेड, रोनिन डिसाइड करता है कि वह उसे दिखाएगा। वह स्लैश सेंड करता है दूर से, पर श्लीफन रफ काउंटर करता है। जब हीरो पूछता है कि क्या इतना काफी है, श्लीफन एडमिट करता है कि टेक्निक उसके हाई स्कोर को एक्सप्लेन करती है, लेकिन इंसिस्ट्स है कि यह अभी भी उसे सरपास करने के लिए पर्याप्त नहीं है। रोनिन उसे क्रेजी कहता है कि वह इतना बट हर्ट है, लेकिन सेंट रिफ्यूज करती है इसे एक्सेप्ट करने के लिए, डिटर्मिन्ड है कि वह हीरो की छिपी हर स्किल को ड्रैग आउट करे। रोनिन सोचता है कि यह गाय सीरियस इश्यूज वाला है और शायद सिर्फ उसे मारने आया है। फाइट ड्रैग होती है और रोनिन पहले से रिग्रेट करता है कि उसने कभी इस गाय से पाथ क्रॉस किया। हीट ऑफ क्लैश में वह महसूस करता है कि श्लीफन उसकी ऑरा मैनिपुलेट करने वाला है, जिससे फाइट डेंजरस हो सकती है। एक सिंगल स्लैश में श्लीफन अनलीश करता है टेम्पेस्ट सोर्ड, रोरिंग ऑरा स्टॉर्म। रोनिन जानता है कि वह विथस्टैंड नहीं कर सकता, लेकिन श्लीफन चिल्लाता है कि उसने मिड फाइट बैक टर्न किया। स्प्लिट सेकंड मूव में रोनिन रिट्रीट करता है और एक सेल को ग्रैब करता है, अपनी सोर्ड को उसके नेक पर रखता है। श्लीफन डिमांड करता है क्यों, और यह सिर्फ उसे और ज्यादा एनरेज्ड करता है कि रोनिन ने एक वुमन को शील्ड के रूप में यूज किया और फिर भी खुद को नाइट कहता है। एसल हॉरिफाइड है कि सोर्ड सेंट उसे आदमी नहीं समझ पा रही, जबकि प्रिंस चार्म अपने शोल्डर पर क्रीपी ग्रिन के साथ देखता है। रोनिन ने यह एक्सपेक्ट किया था। श्लीफन अभी भी वही है, नाइटली कोड पर क्लिंग करता है, नियर डेथ भी। इसे एडवांटेज में यूज करते हुए प्रिंस चार्म अचानक चार्ज करता है, श्लीफन को ऑफ गार्ड पकड़ता है और नीज पर फोर्स करता है। वह जल्दी सिग्नल देता है सेल और मरिया को रन करने के लिए, क्रैंकी सोर्ड को कंफ्यूज छोड़ते हुए। एक बॉल्ड सिक्योरिटी ऑफिसर रश करता है, डिमांड करता है कि फाइट क्यों हुई, लेकिन प्रिंस चार्म का ग्रुप पहले ही फ्ली कर चुका है। श्लीफन को पहचानते ही वह पूछता है क्या वह ठीक है और किसने उसे अटैक किया।
श्लीफन ब्रश करता है, कहता है कि यह फेयर फाइट थी और इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं। तभी वह नोटिस करता है कि उसके प्राइज्ड माइथाल ब्लेड में क्रैक है, डैमेज जो रोनिन ने किया। स्किल एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं लग रही थी, फिर भी रिजल्ट अनडिनायबल था। श्लीफन वाव करती है कि वह प्रिंस चार्म का नाम याद रखेगी। अगले दिन शेमो फॉरेस्ट में एक सेल रोनिन के पीछे ट्रेल करती है, पूछती है कि क्या श्लीफन ग्रैंड चियाल फैमिली के एयर और केवल इंपीरियल लाइन के बाद दूसरा के साथ फाइट करना समझदारी थी। वह याद दिलाती है कि उसने आदमी की नोज तक तोड़ दी थी। जब पूछा गया कि अगर श्लीफन रिटेलिएट करे तो क्या करेगा, रोनिन श्रग करता है, कहता है श्लीफन एक अच्छा आदमी है, सिर्फ सोर्ड के ऑब्सेस्ड, एक प्रिंसिपल्ड रोल मॉडल जो वीक की रक्षा करता है। वह प्रिडिक्ट करता है कि श्लीफन इसे फेयर स्पार कहेगा, नहीं तो रोनिन पहले ही चेंज में होता। कुछ ही देर में सेल बताती है कि वे फर्नांडो स्प्रिंग पहुंच चुके हैं। जैसा कि प्रोफेसर वरिन ने बताया था, फर्नांडो स्प्रिंग एक रेयर जगह है जहां दुनिया भर की माना एक सिंगल पूल में कन्वर्ज होती है, जिसे माना वेन कहते हैं। इसके आसपास की चीजें उसकी शक्ति अब्सॉर्ब करती हैं। ऑर्डिनरी रॉक्स टॉप ग्रेड माना स्टोन्स बन जाते हैं, वीड्स मिराक्युलस हर्ब्स में बदल जाते हैं। इसकी वैल्यू इतनी बड़ी है कि कई लोग इसे मोनोपोलाइज करने की कोशिश करते हैं, और प्रोफेसर वरान जनरस लगते हैं कि उन्होंने इसे केवल एक एग के हैचिंग के लिए यूज करने दिया। एक सेल डेंस माना से ओवरवेल्म्ड एडमिट करती है कि यह पहली बार है जब उसने इतनी शक्ति महसूस की जो उसकी मैजिक को एम्पलीफाई कर सकती है। रोनिन नोटिस करता है कि उसके पॉकेट में रखा एग इनक्रेडिबल रेट से माना अब्सॉर्ब कर रहा है। जब सेल ब्लड की स्मेल के बारे में पूछती है, रोनिन सर्टन है कि कोई उनसे पहले आया था और यह विजिटर वेलकम नहीं है। एक ग्रुप मास्क्ड मैन अपीयर होते हैं, रेडी टू फायर क्रिम्सन एरोज, पर प्रिंस चार्म ब्लिंक भी नहीं करता और उन्हें इंस्टेंट कट कर देता है। उनके वेपन्स से वह रिकॉग्नाइज करता है कि ये वही लोग हैं जो डिसिप्लिनरी स्क्वाड के पुराने कैंप साइट में थे। वह रिकॉल करता है कि एक रेड हेयर्ड बॉय बोस्ट कर रहा था कि ये एरोज ऑर्क का हेड क्लीन ब्लो कर सकते हैं, रिडिकुलस पिच के साथ सेल करने की कोशिश कर रहा था। रोनिन तब टॉक बोरिंग पाया, खासकर क्योंकि वह बॉय पोचिंग में कॉट हुआ था। फिर भी रेडहेड ब्रैग करना नहीं छोड़ा। अब रेडहेड क्लेम करता है कि जिसने भी एरोज 100 टाइम्स यूज किया उसने पोचिंग में सक्सीड किया और कैलाबोरो के ब्लड हाउंड्स में जगह बनाई, एक एलीट यूनिट जिसका नाम इतना वेटी है कि रोनिन इसे एडमिट नहीं करना चाहता। रोनिन इरिटेशन स्पाइक करता है जब रियलाइज करता है कि यह फिर से कैलाबोरो का ग्रुप है, रैंक्ड एज ब्लड हाउंड्स। खुद मैटर लेने के लिए वह एक सेल को वार्न करता है हाइड करने के लिए, वरना वह पॉर्क्यूपाइन की तरह खत्म हो जाएगी। मास्क्ड मैन गेप करते हैं कि उसने माना इन्फ्यूज्ड एरोस को कितनी आसानी से कट किया, जबकि उनका लीडर ऑर्डर देता है उन्हें रोनिन को सराउंड करने का। रोनिन शाउट करता है कि रुक जाओ और डिमांड करता है कि क्या वे अपने ओन एलाइज को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। बोल्डली डिक्लेयर करता है कि वह दामास ब्रांच का यंगेस्ट ब्लड हाउंड आयुते है। इनिशियली हेड ऑफ स्कम्स रोनिन पर स्कॉफ करता है। मिस्टर काल्म उसे कंफर्म करने को कहता है उनके ब्रांच वुल्फ से और वार्न करता है कि दूसरों के कैपेबिलिटी को डिसमिस करना पैथेटिक है, सिर्फ इसलिए कि वह खुद नहीं कर सकता। जैब स्कारफेस को इरिटेट करता है, जो फ्यूरियसली थ्रेटन करता है कि रोनिन के लिम्स काट देगा। प्रिंस चार्म काउंटर्स करता है कि ऐसे वायलेंट हैबिट्स वाले लोग हमेशा बैड एंड्स मिलते हैं। तभी एक और मास्क्ड मैन पॉइंट आउट करता है कि रोनिन क्लियरली कैलाबोरो रैंकिंग सिस्टम जानता है। वुल्फ, ब्लड हाउंड और फेरल डॉग नॉलेज सिर्फ इनसाइडर्स शेयर करते हैं। दामस ब्रांच से क्लैश अवॉइड करने के लिए वह सजेस्ट करता है कि कैप्टन से कंफर्म करें। उसी समय एक कमांडिंग वॉइस याद दिलाती है कि उनके ऑर्डर्स हैं कि सभी स्टैंड बाय और स्टे ऑन गार्ड। उनका कैप्टन विम डेमिर ब्रांच का वुल्फ स्टेप फॉरवर्ड करता है, डिमांडिंग एक्सप्लेनेशन कमोशन के लिए। हेड ऑफ स्कम्स तुरंत ब्लेम करता है रोनिन को, बाकी ब्रेस करते हैं लेक्चर के लिए जो आने वाला है। प्रिंस चार्म नोट करता है कि अगर वुल्फ यहाँ है तो पूरा स्क्वाड भी होना चाहिए। व्यूम क्वेश्चन करता है कि क्या रोनिन सच में डमास ब्रांच का हयूटे है, याद दिलाता है कि यह माउंटेन रेंज डिरकी है। हॉट शॉट कामली रिवील करता है कि वह हयूटे नहीं है। इंट्रूडर्स स्टन्ड हो जाते हैं जैसे ही वह हेजिटेशन के बिना उन्हें कट कर देता है। आउटरेज्ड वेयम शाउट करता है कि रोनिन ने वर्स्ट नेम चूज किया, लेकिन प्रिंस चार्म केवल स्मर्क करता है, कहता है कि यह पोचर के रूप में पर्याप्त था। वह चार्ज करता है
और कैप्टन को क्लीनली डिकैपिटेट कर देता है। हेड ऑफ स्कम्स फ्रीज होता है टेरर में। रोनिन की वार्निंग याद करता है कि उसका एंड अगली होगा। अपनी ब्लेड गिराते ही आदमी पैनिक में आ गया और शॉक में अपने ही फिंगर्स तक काट डाले। लॉर्ड रॉन ठंडे अंदाज में उसे कहता है कि खुद को संभाले और जितनी भी ब्रांच लोकेशंस वह जानता है उन्हें लिखे, नहीं तो उसके पास जीने का कोई कारण नहीं। आदमी कांपते हुए कहता है कि उसके पास लिखने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन रोनिन उस ब्लडी पेन की ओर इशारा करता है जो उसके हाथ में है। उसके कटे हुए फिंगर्स जमीन पर टपक रहे थे। जैसे ही उसने लिखना समाप्त किया, लॉर्ड रॉन मॉकिंगली उसकी कोशिश की तारीफ करता है और फिर उसे भी काट देता है। डस्क छा गया और एक सेल अपनी सांस पकड़ने में स्ट्रगल कर रही थी। उसने पहले ही वार्न किया था कि तैयार रहे, लेकिन एनिमल कॉर्प्सेस की ट्रेल उसके लिए बहुत ज्यादा थी। जब उसने पूछा कि क्या यह कलाबोरो का काम है, रोनिन ठंडे अंदाज में रिप्लाई करता है कि इन स्कम को जीवित छोड़ना असली अपराध होगा। एसल अभी भी दृश्य को ग्रूसम पाती है, लेकिन लॉर्ड रॉन याद दिलाता है कि ये वांटेड क्रिमिनल्स थे जिन्हें डील करना जरूरी था, और अगर वरुण इसे देख लेता तो वह क्रश्ड हो जाता। जैसे ही वे वापस लौटने की तरफ मुड़ते हैं, कुछ अजीब उन्हें रोक देता है। जैसे ही उसके स्पाइन पर शिवर्स दौड़ते हैं, डॉलफेस रोनिन को आगे देखने के लिए कहती है, और जो वह देखता है वह उसे भी अनसेटल कर देता है। कॉर्प्सेस का ब्लड ड्रॉपलेट्स हवा में उठता है, एक सिंगल पॉइंट पर इकट्ठा होता है। यह दृश्य सेल को डराता है और लॉर्ड रॉन बैटल के लिए तैयार हो जाता है। तभी उसका ड्रीम एग अचानक ब्लाइंडिंग इंटेंसिटी से ग्लो करता है। शॉकिंगली एग खुद ब्लड को अब्सॉर्ब कर रहा है और दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि वे क्या देख रहे हैं। रोनिन को सर्टेनिटी है कि एग में जो क्रीचर है वह ऑर्डिनरी नहीं है। जैसे ही यह माना ड्रेन करता है, शेल अचानक क्रैक करना शुरू करता है, दोनों को चौंका देता है। एक्साइटमेंट सर्ज होती है और लॉर्ड रॉन हार्डली अपने एंटिसिपेशन को कंटेन कर पाता है कि अंदर क्या ट्रेजर छुपा है। लेकिन क्लोजर देखने से पहले कुछ उसकी फेस से टकराता है। उसकी नोज थ्रॉबिंग हो जाती है। स्टिंग को ब्लिंक करते हुए वह न्यूबॉर्न पर फोकस करने की कोशिश करता है। इनिशियली वह सोचता है कि यह शायद ड्रीम बर्ड हो सकता है, लेकिन टाइनी पॉज और क्लॉज कुछ और बताती हैं। सेल वाइड आइड सजेस्ट करती है कि यह शायद ड्रैगन हो, जैसे उसने केवल किताबों में पढ़ा था। रोनिन स्टन्ड है, सोचता है कि ब्लू ने इतनी माना कैसे अब्सॉर्ब की कि वह इतनी बड़ी चीज ले कर सके। एक बात निश्चित है, क्रीचर अनडिनाइबली क्यूट है, लेकिन उसका प्लेफुल ग्रीटिंग लॉर्ड रॉन के फेस पर जल्दी इरिटेट कर देता है। फिर भी प्रतिक्रिया देने से पहले विंग्ड न्यूबॉर्न बर्स्ट ऑफ मैजिक रिलीज करता है, जो इंस्टेंट उसके नोज को हील कर देता है। सेल ओवरजॉयड रियलाइज करती है कि बेबी हीलिंग एबिलिटीज रखता है और अब और भी फॉन्ड हो जाती है प्रिंस चार्म के लिए। कन्विंस्ड कि इसमें और हिडन पावर्स हैं, वह ईगरली सजेस्ट करती है कि इसे नाम दें। जैसे ही वे मल ओवर करते हैं, क्रीचर अचानक रोनिन के शोल्डर से कूदता है। उसकी अटेंशन कहीं और फिक्स्ड होती है। रोनिन उसकी गेज फॉलो करता है और एक लेफ्ट ओवर स्कम बैल राउज डियर ब्रांच का एरन बॉय को बोल्टिंग इन फियर देखता है, बचने की डेस्परेट कोशिश में। जब बैलूस एरेंड से वापस आया, उसने अपनी पूरी ग्रुप स्लॉटर्ड पाया, एक सी ऑफ ब्लड एक जगह खींचा हुआ। कंफ्यूज्ड और टेरिफाइड वह फ्ली करता है, लेकिन न्यूबॉर्न बीस्ट उसे हंट कर रहा है। ट्रिपिंग वह अपनी लेग इंजर करता है, पैनिक कंज्यूम करता है। जैसे ही क्रीचर पास आता है, रोनिन इंटरसेप्ट करता है, सिट्टा को स्ट्राइक करने से रोकता है। काल्मली प्रिंस चार्म रिवील करता है कि उसने पहले ही नाम चूज कर लिया था। बेलुस, जो अपने पास्ट से रोनिन को पहचानता था, क्रीचर को उसके साइड में देखकर शेकन होता है और सोचता है कि क्या यह उसका है। प्रिंस चार्म पूछता है कि क्या वह ठीक है, और उसका नाम जानकर बेलुस और भी सरप्राइज्ड होता है। रियूनियन से स्टन्ड प्रिंस चार्म उसे पोचिंग के लिए टीज करता है, टॉकेटिव कैलाबोर ब्लड हाउंड के डिस्गाइज में। बैलरोज डिनाई करता है टाइटल, इंसिस्ट करता है कि वह केवल एरेंड बॉय था, लेकिन रोनिन उसकी रैंक डिसमिस कर देता है। उसके पास एक टास्क है और यह रिक्वेस्ट नहीं थी। रोनिन और आसल मरिया के फादर से हाई प्राइस रिसीव करते हैं स्प्रे ऑफ वाटर के बदले। वे डिसाइड करते हैं कि प्रोफेसर विन को इस फेवर के लिए धन्यवाद देंगे और सिटा को भी दिखाएंगे। जब वे उसके ऑफिस पहुंचते हैं, उन्हें पता चलता है कि प्रोफेसर वरेन लॉन्ग टर्म बिजनेस ट्रिप पर चले गए हैं। रॉन रियलाइज करता है कि मैप जो उसने ब्लड हाउंड से रिसीव किया था सिर्फ ग्रीटिंग से ज्यादा था, और उसने बैलुस में
इतना फियर इंस्टिल कर दिया कि वह कुछ भी और अटेम्प्ट नहीं करेगा। कुछ दिनों बाद इल कैपिटल सिटी वलोन पहुंचती है। रॉन उसे ग्रीट करता है, पूछता है कि क्या ट्रिप से थकी हुई है। एक्साइटेडली वह एक्सप्लेन करती है कि कैरेज देखकर वह कितनी सरप्राइज हुई और फिर पूछती है कि क्या वह ठीक से खा रहा है, जिस पर वह रियश्योर करता है। रोनिन सिटा से भी मिलवाता है। फिर वह कहता है कि उन्हें जल्दी करना चाहिए क्योंकि एकेडमी में प्रवेश के बाद वह बहुत व्यस्त हो जाएगा और कुछ काम पहले ही पूरे करने होंगे। बाद में रोनिन उसे कई सुंदर और महंगे ड्रेसेस गिफ्ट करता है जो उसे बिल्कुल सूट करती हैं। एरोल हैरान होकर कहता है कि इतनी कम उम्र में इतनी वेल्थ, स्कॉलरशिप और अब ये गिफ्ट्स भी, ये सब उसके लिए बहुत ज्यादा है। रोनिन बिना झिझक कहता है कि अब समय आ गया है कि वह उसकी मेहनत का फल पाए। एरल को आंसू आ जाते हैं यह देखकर कि उसका छोटा भाई अब बड़ा हो गया है। रोनिन सुझाव देता है कि वे वर्कशॉप एक्सप्लोर करें क्योंकि उसकी सोर्ड थोड़ी पहले डैमेज हो गई थी। जैसे ही वह वर्कशॉप का दरवाजा खोलता है, श्लीफन वहां खड़े होते हैं, जिससे रॉन पूरी तरह स्टार्टल्ड हो जाता है। रोनिन पूछता है कि क्या वह पीछा कर रहा था, तो श्लीफन बताते हैं कि वह नई सोर्ड ऑर्डर करने आया है क्योंकि पुरानी सोर्ड उसके कारण डिफेक्टिव हो गई थी। रॉन गुस्से में उसका कर्सिस करता है और अपनी सोर्ड निकालता है, दिखाते हुए कि वह भी इक्वली डैमेज्ड है और रिमैच इंसिस्ट करता है। श्लीफन मान जाते हैं लेकिन अचानक बीच में आकर कहते हैं कि वह फाउल लैंग्वेज का इस्तेमाल न करें और अपनी गलती खुद स्वीकार करते हुए रोनिन से अपोलोजाइज करती है। श्लीफन, जो ग्रंचिया परिवार के हेयर हैं, नर्वस होते हैं और अपनी डिस्क्रिशन की कमी को ब्लेम करते हैं। एरल उत्साहित होकर रोनिन का हाथ पकड़ता है क्योंकि वह उसका एकमात्र दोस्त है और कहता है कि वह उसके भाई का ध्यान रखे। अब वह साफ ब्लश कर रहा है। कॉम्पेंसेट करने के लिए वह उसे अपने परिवार की आइडेंटिफिकेशन बैज देता है जिससे वह कहीं भी जा सकती है। रोनिन उसकी फूलिशनेस देखकर फ्लैबरगास्टेड है क्योंकि बैज की वैल्यू कई विलेजेस के बराबर है। अगले दिन फिलियन एकेडमी में हेडमास्टर क्रवाकिर एंट्रेंस सेरेमोनी कंडक्ट करते हैं। वह क्लास 787 को ग्रीट करते हैं और अपना परिचय देते हैं। वह उन्हें उनके प्रूवन पोटेंशियल के लिए प्रेज करते हैं और एकेडमी में प्रवेश के लिए कंग्रेचुलेट करते हैं। तभी वह पूरे स्थान को टेलीपोर्ट कर देते हैं एक बैटलफील्ड पर जहां फ्रेशमैन और सीनियर्स मिलते हैं। यह मीटिंग फ्रेशमैन और ईयर 2 सीनियर्स के बीच होती है जहां फर्स्ट और सेकंड रैंक्ड फ्रेशर्स को 4 में से किसी एक ईयर 2 में अपॉइंट किया जाता है और वे 1-on-1 स्पार कैरी आउट करेंगे। ये एक स्पेशल फिलियन इवेंट है। इस तरह वे एक दूसरे की एबिलिटीज और वीकनेसेस को जान पाएंगे। ड्यूल्स एजुकेशनल होते हैं और हर ईयर्स रिप्रेजेंटेटिव्स अपने फर्स्ट स्टेप डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। हेडमास्टर अनाउंस करते हैं कि फ्रेशर्स अपने ओपोनेंट्स चूज कर सकते हैं और ड्यूल डिक्लाइन भी कर सकते हैं। रॉन इरिटेट हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि यह सिर्फ फ्रेशमैन को हेजिंग करने जैसा है। हेडमास्टर 4 मार्शल मेजर आर्ट्स सॉफ्टमोर सीनियर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, नस्दो, ब्राउन, करून और ना, जिनकी रैंक्स क्रमशः 1, 2, 4 और 3 हैं। साथ में रोनिन और श्लीफन, वे सभी एक्साइटेड हैं फाइट करने के लिए। रॉन डिसाइड करता है कि वह अपनी ओल्डर सिस्टर को दिखाएगा कि वह बीटन नहीं होगा। जैसे ही हेडमास्टर उन्हें ओपोनेंट्स चूज करने के लिए कहते हैं, प्रिंस चार्म कॉन्फिडेंटली इंटरप्ट करता है और कहता है कि वह चारों सीनियर्स के साथ एक साथ ड्यूअल करना चाहता है। हेडमास्टर अस्टॉनिश्ड हैं और इंस्ट्रक्टर नवारोस से डिस्कस करते हैं। नवारोस अग्री करती हैं क्योंकि फायन के ओवरआर्चिंग प्रिंसिपल के अनुसार स्किल्ड 1 को फ्रीडम होती है। कारून और एरना इरिटेट हो जाते हैं क्योंकि रोनिन उन्हें लुक डाउन कर रहा है, लेकिन नाजदा सजेस्ट करता है कि उन्हें काल्म होना चाहिए क्योंकि रॉन एरोगेंट है लेकिन श्लीफन स्किल्ड है और उन्हें उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वह आदेश देता है कि शुरू से ही सब अपनी पूरी ताकत लगाएं। एरो वरीड है और प्रिंस चार्म को केयरफुल रहने के लिए स्क्रीम करती है। तभी फर्स्ट मैच कमेंस होती है और नास्डो अपना फर्स्ट स्ट्राइक रोनिन पर दिखाता है, जिससे रॉन रियलाइज करता है कि ये सीनियर्स मरिया से कई लेवल्स ऊपर हैं। रॉन स्मूथली डॉज करता है और उनके अटैक्स ब्लॉक करने की कोशिश करता है। उनका टीम वर्क सच में इम्प्रेसिव है। अचानक ब्राउन उसके पीछे शो होता है और एक स्विफ्ट फिनिशिंग मूव डिलीवर करता है जिसे वह फिर से डॉज करता है। बाकी तीनों से फॉलो अप अटैक आता है लेकिन रोनिन इनक्रेडिबल स्पीड से उन्हें सभी साइड स्टेप कर लेता है और स्ट्राइक बैक करता है। ब्राउन अचानक फिर सामने आता है जिस पर रॉन कमेंट करता है कि उसे कंसिडरेट रहना चाहिए अंत तक। इसके साथ ही वह उसकी सोर्ड चॉप कर देता है और उसे पीसेस में तोड़ देता है। ब्राउन क्लियरली सरप्राइज्ड है जब उसे रियलाइज होता है कि प्रिंस चार्म ने वही स्टांस यूज किया जो इंस्ट्रक्टर नावरोस करती थी।
भीड़ की एक्साइटमेंट चरम पर है क्योंकि उन्हें इस तरह की फाइट एक फ्रेशी से बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। एरल क्लियरली अपने एक्साइटमेंट में बुली कर रहा है। सीनियर्स शॉक में हैं, लेकिन नज़्दो परेशान नहीं क्योंकि फाइट एक तरफा थी। सभी रोनिन को अनरियल कहते हैं। तभी प्रिंस चार्म अपने सम्मान का इजहार करते हुए सीनियर्स की तरफ धन्यवाद करता है कि उन्होंने उसका चैलेंज स्वीकार किया। वह उनकी अनइमेजिनेबल स्ट्रेंथ की तारीफ करता है और अपनी पहले की रूडनेस के लिए माफी मांगता है, कहते हुए कि वह उनसे और सीखने के लिए उत्सुक है। सीनियर्स उनकी पोलाइटनेस देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी ब्राम आगे आता है और रियलाइज करता है कि वह रॉन के बारे में गलत था। वह उसे इनकरेज करता है और एकेडमी के सामने उसकी तारीफ करता है। बाद में डिनर के दौरान रॉन सोचता है कि एंट्रेंस सेरेमोनी का बैंक्वेट इतना ग्रैंड क्यों है। उसे आश्चर्य नहीं होता क्योंकि इंस्टीट्यूशन तो बेस्ट है।